अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का लेक्चर नंबर 9 शुरू करने लगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमारा डिस्कशन में जाएगा वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होती है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर है या स्केलर है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, परमानेंट डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द एक्सियल लाइन और अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ टॉर्क ऑन अ डाइपोल का क्या कॉन्सेप्ट है। इन सब टॉपिक को डिटेल से देखेंगे, डिस्कस करेंगे और आपके पेपर में जिस तरह के सवालात इन टॉपिक से पूछे जा सकते हैं वो भी सारे के सारे डिस्कस कर रहे होंगे। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक छोटा सा डिस्क्लेमर कह लो, आपके पास अभी जो ये टॉपिक है इस वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं दिसंबर 2025 में, तो दो प्रोविंसेस की किताब में मौजूद है, एक सिंध और एक बलूचिस्तान। इन दोनों प्रोविंस की किताब में इलेक्ट्रिक डाइपोल का कॉन्सेप्ट मौजूद है, बाकी किसी प्रोविंस की किताब में मैंने नहीं देखा। हो सकता है आगे चलकर या तो इन दो प्रोविंस की किताब से भी निकल जाए या बाकी प्रोविंसेस की किताब में भी आ जाए, तो आप लोग अपने प्रोविंस के हिसाब से देख सकते हो, नंबर एक। नंबर दो, जब हम कैपेसिटर्स का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हर प्रोविंस की किताब में है, तो वहां पर हमें इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हम आज की क्लास में सीखेंगे, क्योंकि वहां पे डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट आएगा और डाइलेक्ट्रिक की पोलराइजेशन का फिनोमिना आएगा। तो सेम जो कुछ यहां पढ़ेंगे डाइपोल्स का कॉन्सेप्ट, वो आपको वो चीज समझने में हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास सबसे पहला सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। उससे भी पहले एक सिंपल सी मिसाल समझते हैं। मेरा बेटा, आपने बचपन में कभी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड सुना होगा। बचपन में जब कभी आप छोटे नन्हे मुन्ने होगे, 8वीं 9वीं क्लास की केमिस्ट्री के अंदर HCl का नाम सुना होगा। HCl में ये जो हाइड्रोजन होता है और ये जो क्लोरीन होता है, इनके दरमियान में एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सर क्या मतलब? एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सर क्या मतलब? इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया होता है, बॉन्ड बनाया होता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा होता है वो अनइक्वली शेयर होता है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन पे एक स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पे एक स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। सर अनइक्वल शेयरिंग क्यों होती है? क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, स्ट्रॉन्गर पुल ऑन द इलेक्ट्रॉन रखता होता है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, वो कम पुल रखता है उसके ऊपर या खींचने की सलाहियत रखता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये डाइपोल है, जिसमें एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज है, एक साइड पर नेगेटिव चार्ज है। जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, और इनके दरमियान में एक बहुत छोटा सा फाइनाइट डिस्टेंस है। सर नहीं समझ में आया, कोई मसला नहीं है। आपने बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल देखा होगा। इस हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन होता है और साथ में क्या होता है? फ्लोरीन होता है। इनके दरमियान में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। सर क्या कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा पोलर होगा? कोई लाज़मी नहीं है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है या डाइपोल फॉर्मेशन कब होती है? अभी डाइपोल मैंने नहीं पढ़ाया, अभी तो आपको बुनियाद बना रहा हूं। सही है, बॉन्ड बना, इनके दरमियान में बॉन्ड बनने का मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा, एक हुआ होगा, दो हुआ होगा, तीन हुआ होगा, वो जितने भी हुआ होगा। मान लो एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान में, बोला ठीक है। अब अगर तो ये दोनों उस इलेक्ट्रॉन पर एक बराबर हक जताते हैं, उसके ऊपर एक बराबर फोर्स लगाते हैं, तो ना तो इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा जाएगा ना इसके पास ज्यादा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक बराबर रहेगा, एक बराबर शेयर हो रहा होगा, तो ना इधर नेगेटिव आएगा ना इधर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा पुल करता है, इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा हक जमाता है, तो आप बोलोगे इस फ्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव, जितना यहां नेगेटिव उतना यहां पॉजिटिव। अब ये बन गया आपका एक डाइपोल, और ये वाला बॉन्ड कहलाएगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सर डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है अ सिस्टम ऑफ चार्जेस जिसके अंदर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इक्वल चार्ज बहुत छोटे से फाइनाइट डिस्टेंस पर मौजूद है। क्या बोला? अ सिस्टम इन विच equal positive and negative charges are situated at a very close finite distance, small finite distance, इसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि मान लो ऐसे आपके पास एक चार्ज इधर है,
एक चार्ज इधर है और इनके दरमियान में कोई बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। इधर चार्ज मान लो जितना नेगेटिव है, इधर चार्ज मान लो उतना पॉजिटिव है। तो ये जो पूरी चीज है ना भाई, इस पूरी चीज को आप क्या कहते हो? ये पूरी चीज कहलाती है इलेक्ट्रिक डाइपोल। सर और कोई मिसाल दें? वाटर मॉलिक्यूल की मिसाल ले लो। पानी का जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। आपने देखा होगा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के मुकाबले में कैसी है? ज्यादा है। तो अब आप यहां पे देखो तो यहां पे दो डाइपोल्स बन रहे हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल में दो डाइपोल्स बन रहे हैं। मैंने क्या कहा था? डाइपोल क्या होता है? अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर देयर। इक्वल भी हो और ऑपोजिट भी हो। तो ये दोनों इक्वल है, क्यू ये भी है, क्यू ये भी है। ऑपोजिट है, ये माइनस है, ये प्लस है। सिचुएटेड एट अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस, इसको आप कहते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव नजर आ रहे हैं, तो एक नेगेटिव और ये हाइड्रोजन एक पॉजिटिव। एक डाइपोल ये रहा, एक डाइपोल ये रहा। तो यहां पे आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है ये भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल भी दो तरह के होते हैं। ये जो आपको स्क्रूत नजर आ रही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल दो तरह के होते हैं। एक होता है परमानेंट डाइपोल और एक होता है इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या मतलब? बच्चे दो तरह के होते हैं। एक वो जो खुद से पढ़ लेंगे, एक वो जिन्हें चमाटे लगा के पढ़ाना पड़ेगा। अब आप कौन से हो? तो जो खुद से पढ़ लेंगे वो तो परमानेंट अच्छे बच्चे थे ही, खुद से पढ़ रहे। एक वो जिसमें पढ़ाई को इंड्यूस किया जा रहा है, इन्फ्यूज किया जा रहा है। तो डाइपोल भी दो तरह के हैं। एक वो जो कि परमानेंट डाइपोल है, ये खुद से हुए, ये खुद से। भाई HCl मार्केट में जहां भी मिलेगा वो डाइपोल है, HF जहां भी मिलेगा वो डाइपोल है, वाटर मॉलिक्यूल जहां भी है वो डाइपोल है। ठीक है। इंड्यूस डाइपोल क्या है? जिसके अंदर हमने ये चीज इंड्यूस करी है, हमने डाइपोल मोमेंट लेकर आए हैं। या अभी डाइपोल मोमेंट मैंने नहीं पढ़ाया, हमने ऐसा किया कि नेगेटिव एक तरफ हो गया, पॉजिटिव एक तरफ हो गया। हमने किया, पहले नहीं था ऐसा। हमने खुद से कुछ ऐसी कार्रवाई कर दी कि चार्ज स्प्लिट हो गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ चला गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गया। आप बोलोगे डाइपोल फॉर्मेशन हो गई। तो इंड्यूस डाइपोल जिसको हम बनाए, परमानेंट डाइपोल जो मार्केट में एज इट इज एग्जिस्ट करता हूं। बोला ठीक है सर, समझ में आगे चलें। मजीद बताएं हमें जरा। अच्छा मजीद बताएं। एक चीज और आपने जहन में रखनी है। क्या? अक्सर बच्चों को एक गलत फहमी होती है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल पर ओवरऑल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल ओवरऑल न्यूट्रल होता है। क्यों? भाई ये एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल है। बोला सर है। मुझे बताओ इस पूरे पे HCl पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा? सर 0 होगा। क्यों? बेटा जितना इस पे पॉजिटिव है उतना इस पे नेगेटिव है, तो नेट चार्ज तो नहीं बचेगा। सिमिलरली देखो, अगर मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का पूछूं तो ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल है इस पे ओवरऑल चार्ज क्या होगा? वो तो 0 होगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना माइनस है। इसको देख लो, ये जो आपका पानी का मॉलिक्यूल है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, न्यूट्रल है। क्यों? जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। तो कॉपी में लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ओवरऑल न्यूट्रल, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब देखो आपका इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या कॉन्सेप्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मजेदार बात यह है कि यह चीज मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं और फिर से रिपीट करने जा रहा हूं। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो एक एटम होता है, अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके पास एक न्यूक्लियस होता है। बोला सर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। और उसके सराउंडिंग में ऐसे करके क्या होते हैं? सर शेल्स होते हैं। बोला ठीक है सर। और इन शेल्स में क्या होते हैं? भाई इन शेल्स के अंदर आपके पास ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। बोला ठीक है सर, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। सही, ऐसे कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, बस समझ जाना। अब तुम ऐसे इलेक्ट्रॉन मस्त घूमते फिर रहे। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। आगे बताएं मजीद काम की बात। अब अगर आप देखोगे तो अभी आपका जो ये एटम है ना, ये कोई डाइपोल शाइपोल नहीं है। सर डाइपोल की पहचान क्या है हमें नहीं पता। बहुत सिंपल है भाई, ये मार्कर है। ये डाइपोल कब होगा? अगर इसका एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, एक सिरा नेगेटिव हो जाएगा। जितना ये पॉजिटिव है उतना ये नेगेटिव हो, दरमियान में छोटा सा बहुत चुन्ना सा डिस्टेंस हो, तो ये एक डाइपोल कहलाएगा।
चार्ज फेसेस की वजह से डायपोल फॉर्मेशन होती है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाए या इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव आ जाए, लेकिन अगर इसके अंदर चार्ज तो है लेकिन वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है, इस पॉइंट पर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इधर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो फिर ये डायपोल माइपोल नहीं है। तो अब देखो ये एटम का स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो अभी ये डायपोल नहीं है क्योंकि इसका ना तो ये सिरा चार्ज है ना ये सिरा चार्ज है, मतलब कोई एक चार्ज किसी एक तरफ एक्सेस में नहीं है। इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां भी है, यहां है तो यहां भी है। सही बोला, ठीक है। अब देखो मेरा बेटा, अगर मैं क्या करता हूं, गौर से सुनना मेरी बात, अगर मैं इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज लाके रख दूं, सोचो ये एटम था, इस एटम से थोड़े फासले पर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लाके रख दिया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये भाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको पुल करेगा अपनी तरफ, बोला सर करेगा। ये ध्यान में रखना कि ऐसा नहीं होगा इस पॉजिटिव चार्ज ने बुलाया तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ता हुआ इसके साथ आके चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सही है, जाहिर है इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिट में रखने के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी मिली हुई है न्यूक्लियस की तरफ से, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को बुला रहा है, बोला सर बुला रहा है, तो ये एटम की शक्ल आपके पास क्या होगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी। साथ ही साथ ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस न्यूक्लियस को रिपेल भी तो करेगा या नहीं करेगा, करेगा। ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, रिपेल करेगा। तो गोया आपके पास ये नई शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी कि आपका जो न्यूक्लियस है ये एक तरफ होता जाएगा और जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे। क्यों इस तरफ ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे, समझो। ये देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा था ना आपने, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो आपका ज्यादा लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया और आपका न्यूक्लियस ज्यादा राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। इसको आप कहते हो इंड्यूस्ड डाइपोल फॉर्मेशन। यानी कि इसको हम आगे चल के ना कैपेसिटर वगैरह में ऐसे बना रहे होंगे कि नेगेटिव यहां चला गया पॉजिटिव यहां चला गया। ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के आ जाएगा, भाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो शेल्स थे वो थोड़े थोड़े लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गए, न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अब देखो डाइपोल फॉर्मेशन हुई है, पॉजिटिव एक साइड पे आ गया, नेगेटिव एक साइड पे आ गया, इनके दरमियान में थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस है। ये आपके पास क्या कहलाता है, ये आपके पास कहलाता है डाइपोल फॉर्मेशन। क्या कहलाता है, डाइपोल फॉर्मेशन। क्लियर है। ये वाली जो डाइपोल फॉर्मेशन थी ना इसको आप कहते हो इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहते हो, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो दो तरह के डाइपोल हो गए, बोला ठीक है सर समझ में आती है, आगे चले। इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया। अब देखो आगे, अब मेरे बच्चे एक चीज हमने यहां पे अच्छे तरीके से देख ली, और क्या देख ली वो चीज हमने यहां पे, देखो यहां पे मैंने यहां मार्क भी करता हूं। हमने देख लिया कि मान लो यहां पे अगर मेरे पास एक कोई नेगेटिव चार्ज है और इससे थोड़े फासले पे यहां पे कोई हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, बोला ठीक है, और इनके दरमियान में मान लो कोई एक डिस्टेंस d है, बोला ठीक है सर। तो ये आपके पास एक डाइपोल है और डाइपोल का ओवरऑल चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है। अब डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कि डाइपोल कितना ज्यादा है या कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का है, या इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है। अच्छा एक चीज और सुन लो पहले, यहां पे बच्चे के जहन में एक सवाल आता है कि सर आपने कहा कि जो डाइपोल है इस पर ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है। मैंने बोला ठीक है, तो सर फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अभी साबित कर लेते हैं, यहां कहीं पे बना के दिखाए थे। देखो बच्चे के जहन में एक सवाल आता है, जब मैंने भी इस टॉपिक को पहली बार पढ़ा था मेरे भी जहन में सवाल आया था, आपके भी जहन में आया होगा कि सर ये एक डाइपोल है, हमने आपकी बात मान ली, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इस डाइपोल पर ओवरऑल चार्ज 0 है, मतलब अगर मैं ऐसे एक डाइपोल बनाता हूं तो आप ये कह रहे हैं कि इस डाइपोल पर ओवरऑल चार्ज क्या है, 0 है, बोला ठीक है। तो आप साथ ये भी कह रहे हैं कि इससे कुछ फासले पर मान लें ये पॉइंट है, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, बोला सर बिल्कुल करेगी। समझाते कैसे, देखो ये डाइपोल है, बोला सर है, इस डाइपोल पर ओवरऑल नेट चार्ज क्या है, बोला सर 0 है। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी अभी बताते हैं आपको। देखो इधर मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, अभी वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे, सब करेंगे, पहले आगे चलें। यहां पे देखो अगर मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो क्या तरीका कार है, अब तो आप सब पढ़ चुके हो। आप यहां पे रखोगे एक अदर टेस्ट चार्ज, क्या रखोगे, टेस्ट चार्ज। अब देखो इस टेस्ट चार्ज पर कौन कौन फोर्स अप्लाई करेगा, बोला सर ये करेगा और ये करेगा, बोला ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, बोला सर ठीक है। पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, बोला सर रिपेल करेगा। गोया के इस डायरेक्शन में
पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो ऐसे होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। बोला सर होगी। नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? बोला सर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। बोला ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। बोला सर ऐसे, ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव। अब आप नोट करो तो मैंने ये जो एरो बनाए इनका साइज अलग अलग है। पॉजिटिव की वजह से मैंने एरो बड़ा बनाया है और नेगेटिव की वजह से मैंने एरो छोटा बनाया है। वजह यह है कि इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। रीजन, पॉजिटिव चार्ज यहां से करीब रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज यहां से दूर रखा हुआ है। तो आपको एंटी पैरेलल नजर आ रहे हैं? जी सर नजर आ रहे हैं। तो क्या ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट कैंसिल आउट कर देंगे? नहीं कर देंगे। जब आप इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे आएगी? जो बड़ी वैल्यू है माइनस जो छोटी वैल्यू है। और जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर नॉन जीरो आएगा इस डायरेक्शन में। अगर आप पीछे से लेक्चर देखते हुए आ रहे हो तो ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि अगर आप यहां पे टेस्ट चार्ज रखोगे तो वो टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड मोशन करेगा। सही है। सिमिलरली आप यहां भी करके देख लो। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, मैं इस पॉइंट पे कहीं पे रख के देख लेता हूं। मान लो मैंने इस पॉइंट के ऊपर अपना टेस्ट चार्ज रखा। अब यहां देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। भाई इस पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज पे कौन कौन फोर्स लगाएगा? एक नेगेटिव और एक ये पॉजिटिव जो डायपोल के चार्जेस है। बोला ठीक है। नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने पास बुलाएगा क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। गोया ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। बोला सही है। पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। गोया पॉजिटिव चार्ज चाहेगा कि ये टेस्ट चार्ज दूर जाए। गोया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऐसा हो जाएगा। बोला ठीक है, समझ में आती है। अब देखो इसका एरो छोटा है, इसका एरो बड़ा है। वजह, इस नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ज्यादा होगी, पॉजिटिव की कम होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से ये पॉइंट दूर है, नेगेटिव चार्ज से ये पॉइंट करीब है। जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो कैसे आएगी? ई माइनस माइनस का ई पॉजिटिव। ये ज्यादा है, ये कम है, तो बड़े में से छोटे को निकाल देते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास इस डायरेक्शन में बचेगी। क्यों भाई? जो बड़ी वैल्यू होती है उसी की बात मानी जाती है, तो इस डायरेक्शन में आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बचेगी। क्लियर है? अब देखो, अगर मैं टेस्ट चार्ज को यहां रखूंगा वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता हुआ जाएगा, वहां रखूंगा वो ऐसे जाएगा। तो आपने सीखा क्या यहां तक? आपने सीखा ये कि आपके पास जो एक डायपोल है इस पे नेट चार्ज तो जीरो है, लेकिन इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर एग्जिस्ट करती हैगी। क्लियर है? जहन में रखेंगे। चलो कॉपी कर लो। ये एक सवाल बच्चे के जहन में अक्सर आता है, तो इसलिए मैंने बोला पहले आपको ये चीज बता दी जाए। चलो अब मैंने यहां पे एक डायपोल फॉर्म कर दिया। मैंने कहा भाई ये एक डायपोल है। डायपोल क्या है? अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सिचुएटेड एट अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है। अब डायपोल की जो स्ट्रेंथ है कि किसी डायपोल की वजह, आप तमीज कैसे करोगे कि यार इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इसकी वजह से कम होगी? तो उसके लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। क्या कहते हैं भाई? इसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट को मेरे बच्चे हम P से शो करते हैं और एक वेक्टर क्वांटिटी है। डायपोल मोमेंट आप कैलकुलेट कैसे करते हो? आप बोलते हो ये जो दोनों चार्जेस हैं ये इक्वल है, इनमें से एक आप कंसीडर कर लो, इक्वल है, कोई सा भी कंसीडर कर लो, और साथ में दोनों के दरमियान का डिस्टेंस। अभी मैंने दोनों के दरमियान का डिस्टेंस क्या लिया हुआ है? D, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास D। डायपोल मोमेंट क्या है? ये डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। दिस इज द मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक कैसी क्वांटिटी है जनाबे वाला? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान में रखिएगा, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब वेक्टर वाली सारी चीजें इस पर अप्लाई होंगी। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा। अगर कहीं गलती से दो डायपोल मोमेंट तुम्हें जोड़ने पड़ जाएं, सर जोड़ने कैसे पड़ जाएंगे? अभी थोड़ी देर पहले पानी की मिसाल दी थी वाटर मॉलिक्यूल की, उसमें ऑक्सीजन था, इधर हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन। तो अब देखो इधर जरा, एक डायपोल मोमेंट इधर होगा, एक डायपोल मोमेंट इधर होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एक नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ एक डायपोल बना रहा है, ऑक्सीजन का एक नेगेटिव इस हाइड्रोजन के साथ एक और डायपोल बना रहा है। तो गोया दो डायपोल हो गए, तो डायपोल मोमेंट भी ऐड होती है, वो वेक्टर्स की तरह ऐड होगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू D, ये इसका क्या हो गया जनाब? मैग्नीट्यूड हो गया। सर D से क्या मुराद है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस जो कि डायपोल फॉर्म कर रहे हैं, और Q क्या है? किसी भी एक चार्ज का जो भी मैग्नीट्यूड है। बोला ठीक है। अगर आपसे इसकी यूनिट पूछी जाए तो भाई चार्ज की यूनिट होती है कूलम, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, तो क्या बन गया ये? कूलम मीटर। अब आते हैं
डायरेक्शन के ऊपर। सर इसका जो डायरेक्शन होता है वो जहन में रखिएगा हमेशा होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्या मतलब भाई डाइपोल कैसे है, एक नेगेटिव चार्ज है उतना ही एक पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे? डाइपोल मोमेंट का काम क्या होता है पहले ये समझो। देखो डाइपोल मोमेंट को बताने के ना दो तरीके, जैसे आपके साथ एक बच्चा चलता हुआ जा रहा है छोटा सा, वो आपसे बोलता है बताओ बेटा फोर्स क्या है। आप बोलो जनाब फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन, या आप बोलो फोर्स है डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो बच्चा वहीं बेहोश हो जाएगा। क्या आपने गलत बात कही? नहीं, लेकिन आपने बच्चे के लिहाज से सही बात नहीं की। गलत नहीं कहा आपने, सही कहा, बच्चे के लिहाज से सही बात नहीं कही। आप उसको बोलो बेटा जो तुम जूस पी रहे हो खाली करो इसको, वो बच्चा जूस का डब्बा खाली करेगा, वरना आप खुद लेके सारा जूस पी जाओ, और फिर खाली डब्बे को हवा भर के आप नीचे फेंको और उसके ऊपर एक जोरदार लात मारो तो वो पटाखे से फट जाएगा। अब बोलो ये फोर्स है। अब वो बच्चा सारी जिंदगी याद रखेगा। तो बिल्कुल ऐसे ही डाइपोल मोमेंट को बताने के दो तरीके। अगर मैं कहता हूं प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस फॉर्मिंग अ डाइपोल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस फॉर्मिंग डाइपोल इज टर्म्ड एज डाइपोल मोमेंट, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको इस तरह बताऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे। आसान तरीका क्या है डाइपोल मोमेंट का? डाइपोल मोमेंट एक फैक्टर है जो ये डिसाइड करेगा कि अगर बहुत सारे डाइपोल्स हैं तो इनमें से किस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। भाई तमीज कैसे करोगे? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अभी आपने देखा ना कि डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अभी 5 डाइपोल्स रखे हुए हैं, आपने हर एक से 2-2 सेंटीमीटर के फासले में जाके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अभी किसी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा आ रही है, किसी की वजह से कम आ रही है। कैसे तमीज करेंगे किसकी वजह से ज्यादा किसी कम है? तो डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, कि कितना तगड़ा डाइपोल है, कितना भारी डाइपोल है, कितनी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। ध्यान में रहेगी। साथ डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई है ये ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल को बताता है। ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी, आगे चल के इसी टॉपिक में टॉर्क का कॉन्सेप्ट दूंगा तो समझ में आएगी ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल क्या था। अभी लिख लो। डायरेक्शन क्या बताता है? ओरिएंटेशन, के डाइपोल किस डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाए। एज इट इज लिख लेना, अभी नहीं समझ में आएगा, परेशान नहीं होना, मैं समझाऊंगा सब। डाइपोल मोमेंट क्या करता है? 2 चीजें बताता है। एक कि डाइपोल कितना तगड़ा है, इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बताती है कि डाइपोल किस डायरेक्शन में अलाइन होना चाहता है, किस डायरेक्शन में अपने आप को ओरिएंट बिछाना चाहता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाए। अच्छा अब आते हैं डाइपोल मोमेंट की तरफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मैंने क्या बताया सर, कहां से कहां है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ऐसे है, ऐसे आपको ऐसे ना अक्सर बना के मिलेगा ऐसे। ये डाइपोल मोमेंट की क्या है मेरे बच्चे? डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। अब इसके ऊपर अक्सर और बेशतर हमसे जो है ना वो सवालात पूछ लेता है। एक सवाल मैं आपको यहां पे करवा देता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर 1-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए ले आएंगे। मान लो मैंने कहा मिसाल के तौर पे एक डाइपोल बना हुआ है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। बोला ठीक है सर, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। बोला वेरी गुड। फिर मैंने कहा इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान का, वो मान लो मैंने कह दिया वो है 1 पिकोमीटर। आपको बोल रहा हूं बताओ डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है। बोला ठीक है सर, कोई मसला नहीं, अभी बता देते हैं। देखो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हो मेरे बच्चे? आपने बोला सर P बराबर है Q टाइम्स ऑफ D के। बोला सही है, मैग्नीट्यूड बताना था। और Q इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 1.6 पावर -19 कूलम, प्रोटॉन का चार्ज भी 1.6 पावर -19 कूलम। एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये आ गया 1.6 पावर -19 कूलम। इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? 1 पिकोमीटर। पिको कितना है? 10 पावर -12, तो हो गया 1 × 10 की पावर -12। और यूनिट, इसकी यूनिट होती है कूलम, इसकी यूनिट होती है मीटर, तो बन गया कूलम मीटर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम जरा। तो ये बन गया आपके पास 1.6 × 10 की पावर 19 में 12 को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये बनता है 29 और 31, तो 1.6 × 10 पावर -31 कूलम मीटर। ये हो गया जनाब आपके पास डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल की, ऐसे डाइपोल की जिसमें
आपके पास एक एंड पे इलेक्ट्रॉन है और एक एंड पे क्या है, प्रोटॉन है, और इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 1.2 नहीं है, सॉरी 1 पिकोमीटर है। इनके दरमियान का डिस्टेंस कितना है भाई, 1 पिकोमीटर ये डिस्टेंस है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन, हमेशा हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। क्लियर है, कॉपी कर लो। कुछ सवाल मैं और लिख देता हूं आपके सामने। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने 2 सवाल मेंशन है। पहला सवाल, जैसे मैंने आपको बताया, ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का टॉपिक है, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक का टॉपिक है, और सिंध बोर्ड में तो खैर अभी पिछले साल ही आया है। तो उसके अंदर एक सवाल ये आया हुआ है माजी में बोलानी यूनिवर्सिटी के अंदर। कहता क्या है, सिस्टम हैज 2 चार्जेस, एक आपको दिया हुआ है 2.5 10⁻⁻⁷ और दूसरा भी इतना ही है माइनस के साथ, लोकेटेड एट पॉइंट्स 0, -15,0 सेंटीमीटर एंड 0, 15,0 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। पी से मुराद क्या है, डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी है। बना लेते हैं भाई। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या कहा हुआ है, ये जो कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका होता है ये तो हमें पता है क्या होता है। पहले x होता है, फिर y होता है, फिर z होता है। गोया के x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, y की वैल्यू -15। फिर यहाँ पे x की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, y की वैल्यू 15। गोया कि अगर आपके पास ऐसा एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, गोया ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और z एक्सिस ऐसा बाहर की तरफ होगा, तो आपको कह रहा क्या है, +15,0 पे ये -15,0 पे एक चार्ज रखा हुआ है और +15,0 पे एक चार्ज रखा हुआ है। जो ये वाला पॉइंट है जो y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0, 15,0। क्यों भाई, इस पॉइंट पर अगर मुझे ओरिजिन से यहां आना है तो ना तो मुझे x पे चलना है ना मुझे z पे चलना है, मैं सीधा 15 ऊपर जाऊंगा, यहां पहुंच जाऊंगा। सिमिलरली यहां पर बोला ठीक है, इस पॉइंट पर क्या रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। पहला वाला जो चार्ज है ये रखा हुआ है इस पॉइंट पर, गोया कि ये आपका है ए पॉइंट, यहां पे आपका QA रखा हुआ है। सर कैसे पता चला भाई, पहला चार्ज QA है तो ये पहले पॉइंट पे होगा, आगे रिस्पेक्टिवली की टर्म यूज की हुई है, तो QA रखा हुआ है -15 पर, बोला ठीक है सर, और QB रखा हुआ है +15 पे, गोया कि आपका ये B पॉइंट है और यहां पे आपके पास क्या रखा हुआ है, QB रखा हुआ है। बस आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। QA आपके पास कैसा है भाई साहब, पॉजिटिव है, और QB आपके पास कैसा है भाई साहब, नेगेटिव है। अब आपने बगैर सॉल्व करे यहां से इसकी डायरेक्शन तो वैसे ही बता दी कि भाई जो डायरेक्शन होगी ना वो ऐसे होगी, डायरेक्शन ऐसे होगी, ये ऐसे, फ्रॉम B टू A। डायरेक्शन कहां से होगी, B से A। लेकिन सर बच्चे के जहन में सवाल आता है, सर अभी आपने कहा जो A पॉइंट है इसकी वैल्यू है 0, -15,0 और जो B पॉइंट है इसकी वैल्यू है 0, 15,0। फिर आप कह रहे हैं कि जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो B से A होगी। ये देखिए, ये प्लस वाला पॉइंट है, ये माइनस वाला पॉइंट है, तो डायपोल मोमेंट प्लस से माइनस की तरफ कैसे हो रहा है। अबे भाई, जो मैंने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताई थी वो चार्ज के सेंस में बताई थी। ये जो इसने पॉइंट्स दिए हुए, ये तो पॉइंट्स दे के आपको कंफ्यूज करके वर्गलाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉइंट तो सिर्फ ये बता रहा है कि कहां पे रखा हुआ है फिजिकली, वो सही है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा कहां होगी, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज ऑफ द डायपोल टू द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए B से A है आपका, बोला ठीक है। और आपको इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस नहीं पता, चलो हम खुद निकाल लेते हैं। आपको ये पॉइंट्स किस में दिया हुआ है भाई, सेंटीमीटर में, और ये वाला पॉइंट भी किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है सर, 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ, ये 15 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है, 15 सेंटीमीटर। गोया के ये टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा, 2 बार 15। भाई ऊपर भी 15 है, नीचे भी 15 है, तो मिला के ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो गया, ये डिस्टेंस आप बोलोगे 15 × 2, गोया के ये डिस्टेंस आपके पास कितना हो जाएगा भाई, 30 सेंटीमीटर। ये दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 30 सेंटीमीटर। डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी है, Q × D, खत्म, सवाल हो गया। Q कितना दिया हुआ है, 2.5 × 10⁻⁷, और D क्या, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। भाई देखो कैसे पता चला सर आपको कि ये है, भाई मुझे ऐसे पता चला, ये कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने का तरीका क्या होता है। देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस पॉइंट पे जाने के लिए मुझे 15 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा y एक्सिस पे, ओरिजिन से यहां आने के लिए 15 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा नेगेटिव y पे, तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल इन दोनों के में, 30 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो D आ गया मेरे पास कितना, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में कैसे जाते हैं, डिवाइड बाय 100 करके, गोया डिवाइड बाय 10⁻² हो गया, बोला सही है। एक से एक ये मर गया, बोला यहाँ 10 बच गया, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। इस 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दे, 2.5 × 3 क्या होता है, 7.5, बोला ठीक है। और ये हो गया जनाब तुम्हारा 10⁻⁻7, और ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻⁻1। ऐसे ही है, ऐसे ही है। ठीक है,
साथ में आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये बन जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी भाई, फ्रॉम बी टू ए, ऐसे बी से ए की तरफ होगी। क्लियर है। अगला जो सवाल है उसको आपने एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है। ये जो मैं आपको पानी का मॉलिक्यूल दिखा रहा था ना, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाला सवाल आपका कुछ वाटर मॉलिक्यूल जैसा है अगर आप इसको देखोगे। यानी कि मान लो ये आपका ऑक्सीजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका हाइड्रोजन है, इसका आपने नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है। अब इस सवाल से आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स अपने सीधे हो जाएंगे। ठीक है, एक बार सवाल को सिंसियर अटेम्प्ट लाजमी दो। चलो देखो, आपको कह रहे हैं इसका ये गिवन सिस्टम ऑफ चार्जेस का नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो देखो इधर, अगर मैं इसको देखूंगा तो मुझे यहां दो डाइपोल्स नजर आ रहे हैं। कैसे सर? भाई प्लस क्यू के साथ माइनस क्यू एक डाइपोल, माइनस क्यू के साथ प्लस क्यू एक और डाइपोल। तो सर यहां पे दो बार माइनस क्यू लिखा हुआ है, -2q का मतलब क्या है, -2q का मतलब क्या है, -q प्लस -q, दो बार लिखा हुआ है। गोया मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, एक ये है -q और +q, एक डाइपोल ये है मेरा और एक डाइपोल मेरा ये है, गोया कि ऐसे बना दिया, -q और अब आसान हो जाएगा +q। बोला सर हो जाएगा, ठीक है। एक ये रहा डाइपोल और एक ये रहा, बोला सही है सर। इस डाइपोल की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे एग्जिस्ट करेगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। बोला ठीक है। ये हो गया आपका P1 डाइपोल, ऐसे आ गई। बोला ठीक है। इसकी जो डाइपोल है वो ऐसे एग्जिस्ट करेगी, इसको मैंने P2 कह दिया। बोला सही है सर। भाई P1 ऐसे होगी, P2 ऐसे होगी, हम साथ है ना यहां तक। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बोला सही है। अब जब मैं P1 और P2 कैलकुलेट करूंगा तो उनका तो मैग्नीट्यूड एक बराबर ही आएगा ना। क्यों भाई, चार्जेस एक जैसे हैं, चार्जेस एक जैसे हैं, और डिस्टेंस भी ये भी d है, ये भी d है, d और d। बोला ठीक है। तो क्या हो जाएगा, q मल्टीप्लाई बाई d। q की कोई वैल्यू गिवन है, नहीं गिवन, तो q है, तो q एज इट इज आ गया और d हो गया। बोला ठीक है सर। अब आपके पास देखो यहाँ पे दो वेक्टर्स हैं, अगर मैं यहाँ बना के दिखाऊँ आपको, एक वेक्टर आपका ये रहा, एक वेक्टर आपका ये रहा। ये तो पुराना वेक्टर का सवाल बन गया, नहीं बन गया। ये आपके पास एक वेक्टर है जिसको आपने P2 का नाम दिया हुआ है। बोला सही है। एक वेक्टर ये रहा जिसको आपने P1 का नाम दिया हुआ है। अब आपने दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। देख लो भाई, इन दोनों वेक्टर्स की टेल के दरमियान में क्या एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। बोला सही है सर, क्या टेंशन है। फॉर्मूला आपको पता है, अगर कभी भी दो वेक्टर्स को ऐड करना हो जो कि 90 डिग्री पर है, फॉर्मूला पता है हमें, R = √a² प्लस b² प्लस का 2ab cos ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला है। बोला सर ये फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करेंगे, R = a क्या हो जाएगा आपका P1, b क्या हो जाएगा आपका P2 प्लस का 2p1 P2 cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का हमें वैसे ही पता है क्या होता है भाई साहब, जीरो होता है। जीरो हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, √P1² प्लस P2²। तो आप में से जो लोग ये सोच रहे थे कि डायरेक्टली निकाल लें, तो वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला भी यही आ गया, √a² प्लस b²। वैल्यू पुट करोगे आप, P1 की वैल्यू क्या है आपके पास, ये रही, Q × D, P2 की वैल्यू भी यही रही। तो ये बन जाएगा जनाब Q × D का होल स्क्वायर प्लस Q × D का होल स्क्वायर। बोला सही है सर, समझ में आती है, कोई मसला नहीं है। ये भी जो लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ है। तो जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × QD का होल स्क्वायर। देख रहे हो भाई, ये जो लिखा था वो ये लिखा था, जोड़ दिया ना, x प्लस x कितना होता है, 2x होता है। ये x है, ये x है, x और x 2x हो गया। बोला ठीक है। जब रूट अप्लाई करूंगा दोनों पे तो √2 एज इट इज रहा और QD बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट को मार देगा। ये स्क्वायर रूट को मारेगा तो 2 बगैर रूट के बाहर नहीं आ जाएगा। ये सहन में रखना, बेसिक मैथ्स है। ये √2 पे भी आएगा और QD पे भी आएगा। ठीक है। तो ये मेरा बेटा आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। अब आती है डायरेक्शन की। सर अब डायरेक्शन इसका इधर होगा या इधर होगा, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम का भी तो कोई डायरेक्शन होगा, वो ना इधर होगा ना इधर होगा। जैसे वेक्टर एडिशन करते थे ना मेरे भाई, वो काम करोगे आप। सर वेक्टर एडिशन कैसे करते थे, याद नहीं आ रहा, अभी याद दिलाते हैं। आपको याद है इस तरीके का कुछ हम हेड टू टेल रूल करते थे, ये डायरेक्ट, ये देखो ये है मेरा बेटा नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, इस थीटा पे आ रहा है। ये थीटा भी आप निकाल सकते हो। सर ये थीटा कैसे निकालेंगे, ये याद करो, राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आ रही है, यस सर आ रही है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टोटली पेंटेड ब्लैक, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स, टोटली पेंटेड ब्लैक, तो पेंटेड ब्लैक, तो ये P1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये ऊपर आ जाएगा P1, नीचे आ जाएगा P2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, बोला सही है। P1 की वैल्यू क्या है QD, और P2 की वैल्यू भी क्या है QD, QD से QD मर गया, क्या होता है 1, तो थीटा विल बी इक्वल टू मेरे बच्चे टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1, विच मीन्स आंसर कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। आप बोलोगे आपका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम कितना आ रहा है, इस सिस्टम का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है, क्या वैल्यू है √2 QD वैल्यू है, और यहां थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। क्लियर हो गया, छाप लो जल्दी से, आगे चलते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल कैलकुलेट करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, अब हम लोग क्या करने लगे हैं, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन करने लगे हैं ड्यू टू डायपोल। ठीक है, मान लो मेरा बेटा ये मेरे पास एक अदर डायपोल है जिसमें इधर लेट से एक नेगेटिव चार्ज है और इधर मिसाल के तौर पे मेरा बेटा एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है। बोला ठीक है सर। अब आपने सबसे पहले ना दो चीज़ें यहाँ पे समझ लेनी है। नंबर एक बात, यहां कहीं पे कोई एक पॉइंट होता है जिसको आप कहते हो सेंटर ऑफ डायपोल, यानी कि इन दोनों चार्जेस का एग्जैक्ट मिड पॉइंट। बोला ठीक है सर। सिमिलरली दो लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक लाइन ये वाली है जो ऐसे करके डायपोल के एक्सिस से पास कर रही है। भाई डायपोल का एक्सिस भी यही है ना, डायपोल के एक्सिस से क्या मुराद है, वो लाइन जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है उसको आप कहते हो एक्सिस ऑफ डायपोल। ये वाली जो लाइन है ना, इसको मेरा बेटा हम कहते हैं एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। क्या कहते हैं, एक्सियल लाइन ऑफ अ डायपोल। बोला ठीक है। सिमिलरली एक लाइन होती है जो मेरा बेटा ऐसे एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से पास करती है। क्या बोला, ये डायपोल है, एक लाइन है जो कि इस एक्सियल लाइन के परपेंडिकुलर है, ये एक्सियल लाइन है इसके परपेंडिकुलर है, और ये जो पॉइंट है दैट इज द सेंटर ऑफ डायपोल, यहां से पास करेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये मान लो आपका सेंटर ऑफ डायपोल है। बोला ठीक है सर। ये वाली जो लाइन है ना मेरा बेटा, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो अब मेरे बच्चे आपके पास जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वो दोनों पे करेंगे, एक्सियल लाइन पे भी करेंगे और इक्वेटोरियल लाइन पे भी करेंगे। आप में से जो बच्चे खास तौर पे सिंध बोर्ड वाले हैं, आपकी सिंध बोर्ड की किताब के अंदर चीज़ों को बहुत खलत मलत करके दिया हुआ है, मिक्स करके दिया हुआ है। ज़्यादा अच्छा तरीका अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बलूचिस्तान बोर्ड की किताब से पढ़ लो, उन्होंने दोनों को अलग अलग वाज़ेह अंदाज में डिफाइन किया हुआ है। तो हमने क्या करना है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है अलोंग द एक्सियल लाइन, एक बार कैलकुलेट करनी है अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन। अब बच्चे के जहन में एक सवाल आता है, सर एक बात बताएं, ये डायपोल आपने कहा ये है, जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं, आपने कहा भाई ये डायपोल है, ये डायपोल है। मैंने बोला ठीक है सर, तो क्या इस डायपोल की वजह से सिर्फ एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? मान लो यहां कहीं कोई रैंडम पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? होगी। तो सर अगर एक्सियल लाइन की निकालेंगे, इक्वेटोरियल लाइन की निकालेंगे, तो इसकी कैसे पता चलेगी? इन्हीं दोनों की मदद से पता चलेगी, इसकी भी टेंशन नहीं रहे। परेशान क्यों होता है? इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने लगे, हम डायपोल के एक्सिस के अलोंग किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे वो देखने लगे। बहुत आसान है, आपने ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, कोई नया काम नहीं है। ये मान लो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है और ये एक्सिस ऑफ डायपोल है। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। ये प्लस क्यू चार्ज है। अब की बार मैंने मान लिया कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 2d है। सर d क्यों नहीं माना? मेरी मर्जी, आप d मान के करोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई परेशान कुन बात इसमें नहीं है। अगर ये 2d डिस्टेंस है तो मुझे बताओ, ये सेंटर ऑफ डायपोल है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? सर ये तो d होगा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? सर ये भी d होगा, ये भी d होगा, ये भी d होगा, टोटल डिस्टेंस 2d हो गया। बोला ठीक है। मान लो मुझे इस किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, ये कोई पॉइंट है। आपने जब भी किसी पॉइंट पर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो आपने जो डिस्टेंस लेना होगा ना उस पॉइंट का डायपोल से, वो डायपोल के सेंटर से लोगे हमेशा। क्या मतलब सर? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैलकुलेट किया करते थे तो क्या था? E इज इक्वल टू KQ/R²। उसमें R क्या था? डिस्टेंस, उस पॉइंट का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, कहां से? सेंटर ऑफ द चार्ज से लेकर। अब यहां पे तो डायपोल है, तो डायपोल के सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम R मानेंगे।
मैंने मान लिया ये जो डायपोल का सेंटर है, यहां से लेके जिस पॉइंट पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है वहां तक का डिस्टेंस मेरे पास क्या है, r है। बोला ठीक है सर। अगर मैं पूछूं पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का फासला क्या है, तो आप बोलोगे r माइनस डी। फिर सुनो, अगर मैं पूछूं पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का फासला क्या है, तो आप बोलोगे r माइनस डी। बोला ठीक है। अगर मैं पूछूं नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट तक का फासला क्या है, आप बोलोगे r प्लस डी। भाई यहां से यहां तक कितना है, r प्लस डी, ये कितना है r, इसमें से ये d निकाल दे, r माइनस डी। बोला ठीक है सर, समझ में आती। आगे चले, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो हमें ये बात नजर आ रही है कि अगर मैं यहां पे एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। बोला ठीक है। ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज को ऐसे करके रिपेल करेगा। बोला ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इसे अपने पास बुलाएगा, गोया ये होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। एंटी पैरेलल होंगी, थीटा 180 है। आप बड़े में से छोटे को माइनस करोगे और आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। बोला सही है सर, समझ में आती है। और इस केस में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये बड़ा है तो इसकी बात मानेगी, गोया ये होगी आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नेट, इस डायरेक्शन में। बोला ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं यहां डायपोल मोमेंट भी मार्क कर दो जरा, डायपोल मोमेंट सीधा बन जा भाई, ये रहा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट हमेशा कहां से कहां होती है भाई, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अभी हम पढ़ भी चुके, सॉल्व करना भी सीख चुके। बोला ठीक है। चलो अब अगर मैं कैलकुलेशन करने की तरफ जाता हूं तो भाई मुझे पता है ई पॉजिटिव, अगर मुझे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोला सही है। तो के आया एज इट इज और इस क्यू की वैल्यू क्यू ही है और अपॉन में आर। आर क्या होता है, इस चार्ज से लेके यहां तक का फासला। तो ये टोटल डिस्टेंस आर है, इसमें से ये डी निकाल दूंगा अगर मैं। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, r है। इसमें से अगर ये d निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा, r माइनस डी। तो ये हो गया जनाब r माइनस डी का होल स्क्वायर। सिमिलरली जब e नेगेटिव निकालूंगा, क्या मतलब, इस पॉइंट पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको भी आप हटा दो, ये टेस्ट चार्ज मैंने वैसे ही रखा था। इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या डिस्टेंस होगा, यहां तक का डिस्टेंस r है, इसमें ये d जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, k इंटू क्यू। साइन हम वैसे ही नहीं रखते इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन में, क्या बन जाएगा भाई, r प्लस डी का होल स्क्वायर। बोला सही है। अब मुझे इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल का मतलब ये दोनों चार्जेस ही दो हैं और क्या है, इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो मैं कहूंगा वो नेट फील्ड कैसे में आएगी, इस बड़ी फील्ड में से छोटी फील्ड को माइनस कर देंगे, या बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आप माइनस कर दोगे। तो आप बोलोगे ई पॉजिटिव माइनस का ई नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। बोला सही है। ई पॉजिटिव कितना है आपके पास, ये रहा के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस डी का होल स्क्वायर। बोला सही है सर। माइनस ये कितना है आपके पास, ये है के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस डी का होल स्क्वायर। बोला सही है सर। अगर मैं यहां से मेरा बेटा के क्यू का वैल्यू कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या रह जाता है, अंदर रह जाता है 1 अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस डी का होल स्क्वायर। बोला सही है सर। यहां तक की बात हमें समझ में आती है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं भाई एलसीएम को सेम करने के लिए, तो क्या बनेगा, के क्यू तो बाहर है, बाहर ही रहेगा, इधर आ जाएगा ये आर प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस डी का होल स्क्वायर। बोला सर समझ में आता है। भाई देखो क्या किया, इस फैक्टर को आर प्लस डी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इस फैक्टर को आर माइनस डी के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा आर माइनस डी का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर प्लस डी का होल स्क्वायर। बोला सर सही है, ये भी हमें समझ में आता है, कोई मसला यहां तक नहीं है। ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के मैं ओपन करता हूं अगर, तो ये क्या बन जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है और दोनों पे स्क्वायर है। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं और इसके ऊपर एक बड़ी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर उस पर लगा दूं तो कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और दरमियान में ये मल्टीप्लीकेशन ही है, मल्टीप्लीकेशन ही हो जाएगी ना डिनोमिनेटर के अंदर। बोला सर सही है। अगर मैं ऊपर वाले फॉर्मूले को ओपन करूं तो ये बन जाएगा मेरे बच्चे k इंटू क्यू आया एज इट इज, और ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2rd प्लस डी स्क्वायर। बोला सही है सर। माइनस ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा आर स्क्वायर माइनस का 2rd प्लस का डी स्क्वायर। बोला सही है सर। अपॉन में आप देखो तो ये बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर
और इसके बाहर ये एक स्क्वायर और मौजूद है, तो ये स्क्वायर आ गया एज इट इज। बोला सही है सर, समझ में आता है। आगे चलें, अगर हम इसको आगे लेके जाएं तो ये हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अलोंग द एक्सिस, एक्सियल लाइन पे कैलकुलेशन चल रही है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल अलोंग द एक्सिस। के क्यू रहा मेरे बच्चे मेरे पास एज इट इज बाहर, ऊपर मेरे पास क्या है, यहां पे मेरे पास है आर स्क्वायर प्लस का 2rd प्लस का डी स्क्वायर। माइनस साइन से अब अगर ये मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का आर स्क्वायर प्लस का 2rd माइनस का डी स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, यही बनेगा या नहीं बनेगा, चेक कर लो। माइनस साइन से अगर मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस माइनस द प्लस का 2rd और माइनस प्लस द माइनस का डी स्क्वायर। बोला ठीक है, ये आ गया एज इट इज आपके पास। ये हो गया आपके पास आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर और ऊपर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। जो मर रहा है मार दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर गया, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर मर गया। ऊपर क्या आ रहा है आपके पास, ऊपर आ रहा है मेरे पास 4rd, 2rd प्लस 2rd कितना हो गया भाई, ये 4rd अपॉन में आ गया आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर और होल स्क्वायर। बोला ठीक है सर। अब ये d क्या चीज है जरा सोचो, ये d क्या चीज है आपके पास, ये d ये डिस्टेंस है सेंटर से लेके किसी भी एक चार्ज तक का फासला। d क्या है, सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेके यहां तक का फासला। बोला ठीक है। और r क्या है, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करनी है। फिर सुनो, ये वाला d क्या है, ये d है सेंटर ऑफ द डाइपोल से लेके किसी भी एक चार्ज तक का फासला, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो। r क्या है, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आपने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, आर की वैल्यू ज्यादा होती है डी के मुकाबले में, क्योंकि डाइपोल तो बहुत छोटा सा होता है। जब तक आपने आज का लेक्चर नहीं लिया था आपको शायद ये भी ना पता हो कि HCl के अंदर डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है। तो H और Cl के दरमियान में एक चुन्ना सा फासला है, उस फासले का भी आधा कर दो तो वो डी के बराबर है। भाई डी जो है वो टोटल डिस्टेंस थोड़ी है, डी क्या है, डी टोटल डिस्टेंस का हाफ है। H और Cl के दरमियान जो टोटल डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो तो वो d है। तो HCl से किसी फासले पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो जो r है वो ज्यादा होगा और d छोटा होगा। तो देखो, अगर एक बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू निकालो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं 1000 में से 1 निकाल दूं तो आंसर क्या आता है, 999, तकरीबन 1000 ही है। तो इस डी स्क्वायर को आप इग्नोर कर सकते हो, यानी कि इसको आप ऐसे कह सकते हो कि आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर तकरीबन आर स्क्वायर के बराबर ही आएगा। क्यों सर, अबे डी बहुत छोटा है, जब बहुत छोटी वैल्यू को बहुत बड़ी वैल्यू से माइनस करेगा तो आंसर वो बड़ी वैल्यू ही आ जाएगी। भाई 1 लाख में से तू 1 रुपया निकाल दे, क्या बचेगा, 99,999 रुपए, तकरीबन 1 लाख रुपए ही है। सही है। तो अब देखो ये हमारे पास बन जाता है यहाँ पे ये ठीक है, ये माना हमने, और ये मानने के बाद हमने कहा आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर तकरीबन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो ये हमारे पास आता है, ये के क्यू डी कहाँ से आया था, ये डी गलती से आ गया मेरे बच्चे। सही है, के क्यू यहाँ आ गया हमारे पास 4rd अपॉन में, यहाँ आर स्क्वायर बच जाएगा और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आर की पावर 4। अब देखो 1 आर ऊपर लिखा है, 4 आर नीचे लिखे हैं, तो 1 आर से 1 आर मर जाएगा, 1 आर से 1 आर आप जब मार दोगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 आर बच जाएगा। ये मेरा बेटा हमारे पास आता है के क्यू मल्टीप्लाई बाय 4d लिखा नजर आ रहा है, यस सर आ रहा है, अपॉन में आ गया आपके पास क्या, आर क्यू। बोला सही है सर। थोड़ा सिंप्लीफाई करें इसको और ज़रा, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ लाके। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट कर रहे हैं अलोंग द एक्सियल लाइन। बोला सही है। मैंने लिखा k इंटू क्यू, ये क्या है 4d, इस 4d को मैं लिख सकता हूं 2d मल्टीप्लाई बाय 2। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अपॉन में क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। बोला सही है सर, समझ में आता है। अब देखो आगे, ये जो आपके पास q इंटू 2d लिखा हुआ है, इसको देखना गौर से, ये जो आपके पास q इंटू 2d लिखा हुआ है, क्या इसको मैं p से रिप्लेस कर सकता हूं। p क्या है, डाइपोल मोमेंट। अगर आपसे बोलूं इस डाइपोल मोमेंट की जरा वैल्यू तो बताओ, तो क्या होता है, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस। तो दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, अब की बार 2d है। सर पीछे तो आपने d पढ़ाया था, अभी तो मैंने वहां पे चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस d लिया हुआ था। सर अभी 2d क्यों लिया है, ताकि काम करना आसान हो जाए। अगर आप ये टोटल डिस्टेंस d लेते तो ये आधा कितना होता है, d/2, ये आधा कितना होता है, d/2। आपके सिंध बोर्ड वालों ने यही किया हुआ है। तो आप देखो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में चल रही है,
मैंने इसको 2D लेके सॉल्व किया है। अगर मैं इसको 2D लूंगा तो ये D है, ये D है, सिंप्लीफिकेशन आसान हो गई। आप D लेके करोगे एग्जैक्ट सेम आंसर आएगा, कोई परेशानी नहीं है। यहां पे D/2 आ रहा होगा बस, और क्या होगा फर्क, बाकी सेम आएगा, कोई मसला नहीं होगा। बस यहाँ 2RD आ रहा होगा आपके पास। ये पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या करना है भाई, ये P हो गया, क्योंकि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम है, Q इंटू 2D। तो गोया मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया, K इंटू P मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाय RQ। सही हो गया। अब इसको रीअरेंज करके आप लिखना चाहो तो रीअरेंज करके आप लिख सकते हो। आप बोलोगे E नेट बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय K इंटू P डायपोल मोमेंट, K कूलम्स कांस्टेंट, अपॉन में क्या आ गया, R³ आ गया। अब अगर आपसे पूछेगा यार कोई डायरेक्शन तो बताओ, डायरेक्शन भी होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो आप देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट डायरेक्शन कैसी आ रही है, अवे आ रही है। ये है आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन। कैसे निकाली सर ये भाई, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्जेस है। डाइपोल क्या है, 2 चार्जेस है ना, एक ये है एक ये है। पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे अवे भेज रहा है, नेगेटिव चार्ज अपने पास बुला रहा है। ज्यादा बड़ी वैल्यू किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बड़ी है। क्यों सर, क्योंकि ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के नजदीक है, नेगेटिव चार्ज से दूर है। तो जब इसकी बात मानी जाएगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी इसी की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये रहा। क्या सर बोले अवे फ्रॉम द डाइपोल, नहीं ऐसे नहीं बोलना। क्यों, आप देखो जो डायपोल मोमेंट है, क्या इसका भी यही डायरेक्शन है, इसका भी यही डायरेक्शन है, यस सर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप डायपोल के अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। यानी कि अगर इस पे ऐसे लगाऊंगा तो ये ऐसे आएगा। अपने पास नोट कर लेना कि अगर हम अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कैलकुलेट करेंगे तो जो डायरेक्शन डायपोल मोमेंट का है वही डायरेक्शन किसका होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आएगा। बोलो भाई साहब यहां तक की बात समझ में आती है। एक पॉइंट नोट करने। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल के केस में इनवर्स क्यूब रिलेशन फॉलो करती है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशन फॉलो नहीं करती। जब आपके पास सिंगल चार्ज था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता था, KQ अपॉन R²। इनवर्स स्क्वायर लॉ था, यहां क्या है, इनवर्स क्यूब था। सिंगल सोर्स चार्ज के केस में जब आप चार्ज से 2 गुना दूर जाते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 का स्क्वायर 4 गुना कम होती थी। अगर आप डायपोल से 2 गुना दूर जाओगे, मान लो डायपोल से R डिस्टेंस के फासले पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, अगर आप 2 टाइम्स आगे चले गए, मतलब डायपोल के सेंटर से पहले डिस्टेंस लिया R, अब आप इतना दूर चले गए कि डायपोल के सेंटर से अब डिस्टेंस हो रहा है 2R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 टाइम्स कम नहीं होगी, 2 का स्क्वायर भी कम नहीं होगी, 2 का क्यूब कम हो जाएगी। यानी कि पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E थी अलोंग द एक्सिस, अब हो जाएगी E/8। यानी कि डायपोल के केस में दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रैपिडली कम होती है एज कंपेयर टू सिंगल सोर्स चार्ज। जो सोर्स चार्ज था ना, पॉइंट चार्ज, जिसके लिए था फॉर्मूला KQ/R², वो इनवर्स स्क्वायर था, उसमें स्क्वायर टाइम्स कम हो रही थी, यहां पे क्यूब टाइम कम हो रही है। इसका मतलब डायपोल से जब आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रैपिडली कम होती है, और ऐसा होना भी है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डायपोल ओवरऑल न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिक डायपोल पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। क्लियर है, ज्यादा तेजी से कम होती है। एक बात तो ये क्लियर हो गई, ध्यान में रख लेना। दूसरा, अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट वाला ही होगा। बोले आप बोलोगे सर अलोंग द एक्सिस आपने यहां तो निकाल के दिखा दिया, यहां भी दिखाएं जरा, अभी देख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो मान लो ये मेरे पास था -Q, बोला ठीक है सर ये मेरे पास था +Q। इस पॉइंट पे अगर मैं यही डेरिवेशन अगर मैं यहां पे करता, बिल्कुल करते हैं भाई। मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू डायपोल, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, आपने एक टेस्ट चार्ज रख दिया, बोला ठीक है ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ऐसे करके रिपेल करेगा, गोया दूर भेजेगा। नेगेटिव चार्ज इसे अपने पास बुला रहा होगा। नेगेटिव चार्ज की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ऐसे है, गोया इस पॉइंट पे भी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसी डायरेक्शन में होगी, और यही डायरेक्शन आपका किसका है, डायपोल मोमेंट का है। तो ये अपने पास नोट कर लेना। नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू dipole along the axial line is given by this equation 2 into K into P डिवीजन में क्या आ जाएगा R³। कई किताबों में K को खोल के लिखा होता है, तो K को खोल लेंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस 2 को 4 से कैंसिल भी कर सकते हो, मैंने डेलिबरेटली नहीं किया क्योंकि मुझे कुछ चीज और भी सिखानी है। ठीक है, डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायपोल के एक्सिस के अलोंग जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो वो डायपोल मोमेंट वाली डायरेक्शन के अलोंग आ रही होगी। छाप लो, अब इक्वेटोरियल लाइन पे चलते हैं जल्दी से।
अब देखो मेरे बच्चे, हम लोग क्या करने लगे हैं, अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन करने लगे हैं। क्या मतलब सर? देखो मेरा बेटा, मान लो ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, बोला ठीक है सर, और ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, बोला ठीक है सर। इसका मतलब ये मेरे पास एक अदद क्या हो गया भाई, एक अदद डायपोल बन गया, बोला सही है सर, समझ में आती है, कोई परेशानी वाली बात यहां तक हमारे पास नहीं है। साथ ही साथ मेरे बच्चे, मैंने ये मान लिया कि इन दोनों के दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 2d टोटल डिस्टेंस है। आपकी मर्जी है, आप d भी मान सकते हो। यहां कहीं पे मेरे पास एक कोई पॉइंट है जिसको आप कहते हो सेंटर ऑफ द डायपोल। अगेन फिर मैंने गलती यही कर दी कि मैंने जो है ना लाइन बाद में बना रहा हूं, अब पता नहीं सेंटर से पास करेगी नहीं करेगी। भाई समझ लो ये सेंटर से पास कर रही है, नहीं कर रही तो सेंटर ही शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, इसको मेरा बेटा आप क्या कहते हो, आप कहते हो इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। बोला ठीक है सर, समझ में आती है। अब देखो ये वाला डिस्टेंस आपके पास कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस आपके पास d के बराबर होगा, और ये वाला डिस्टेंस भी आपके पास क्या होगा भाई, d के बराबर। बोला सही है सर, समझ में आता है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं जरा डायपोल मोमेंट तो मार्क करो, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा, ये होगा इसका डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट की अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो वो क्या होगी, P इज इक्वल टू, इनमें से एक चार्ज की वैल्यू Q है और दरमियान का डिस्टेंस कितना है, 2d है। भाई d नहीं लेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना है, 2d है। बोला सही है सर, समझ में आता है। अब की बार मुझे क्या करना है, जरा इमेजिन करो, अब की बार मुझे ये करना है कि ये जो मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो मेरे पास इक्वेटोरियल लाइन है, इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर मुझे कैलकुलेशन करनी है। मान लो यहां कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। ये डायपोल मोमेंट के इक्वेटोरियल लाइन पर है, ये डायपोल के इक्वेटर पर है। पहले क्या था, डायपोल के अलोंग एक्सियल लाइन पे था या एक्सिस पे था, ठीक है। इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू दिस डायपोल। बोला सही है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, ये काम और कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए वो काम करना। हम इसको यूं कर लेते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इसको यहां कर लेते हैं। सर ऐसा क्यों किया आपने, उससे नहीं कर सकते, कर सकते, बस थोड़ा सा आसान हो जाएगा इससे करने में। वेक्टर कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी सिंपल हो जाएगी। अब अगर डायपोल मोमेंट की वैल्यू पूछूंगा, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पूछूंगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी, ये माइनस है ये प्लस है, बाकी तो वही रहेगा सब। ये डायपोल मोमेंट की ये डायरेक्शन है। बोला ठीक है सर। अब देखो मेरा बेटा, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट यहां से कितने फासले पर है, मैंने माना हुआ है कि ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का, ये r है। r क्या है भाई, फिर वही डायपोल के सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है ड्यू टू डायपोल। बोला सही है। ये पॉइंट क्या है, अलोंग द इक्वेटर है, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ऐसा ऊपर भी हो सकता था, ऐसा नीचे भी हो सकता था। बोला ठीक है। अब देखो गौर से जरा, इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बोला सर निकालनी है। इस पॉइंट पर अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखता हूं, तो उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक तो ये लगाएगा और एक ये लगाएगा। बोला ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, देखो अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन करूं, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ऐसे करके रिपेल करेगा। भाई ये डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज की। बोल हाँ या ना भाई, अगर टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा। सर इसी डायरेक्शन में क्यों करेगा, क्योंकि जो फोर्स एक्ट करती है वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द चार्ज इस पर करती है। ठीक है। नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करने वाला है, देखो गौर से, नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, अपने पास बुलाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। गोया ये होगा किसका, ई नेगेटिव आ गया। बोला ठीक है सर, ये बात भी समझ में आती है। मैं फिर यही कहूंगा, अगर आपके पुराने लेक्चर नहीं क्लियर तो ये नहीं समझ में आएगा। पुराने लेक्चर क्लियर होना बहुत जरूरी है। बोला ठीक है सर, चलें आगे। और मैंने क्या किया, यहां पे एक्सियल लाइन भी ड्रॉ कर दी ऐसे करके। सर एक्सियल लाइन क्यों बना रहे हैं, ऐसे दिल कर रहा है, अच्छा लग रहा है, सही है सर, एक्सियल लाइन भी बना रहे हैं। यहां पे मेरा बेटा ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस लाइन के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लेट से अल्फा, ये कुछ एंगल बना रहा है, लेट से बीटा। बोला सही है, सही है, समझ में आती है। जो एंगल अल्फा यहां पे वही एंगल अल्फा यहां होगा। बोला सही है। जो एंगल बीटा यहां पे वही एंगल बीटा यहां पे होगा। सर क्यों, देखो सिंपल है। कैसे पता चला सर आपको, Z प्रॉपर्टी अप्लाई करिए। ये Z बनता नजर आ रहा है, बोला सर आ रहा है। ये Z बनता नजर आ रहा है, बोला आ रहा है। अभी पहले बीटा मिटा दो ताकि पहले अल्फा क्लियर हो जाए। देखो ये Z नजर आ रहा है, बोला सर आ रहा है। जो अल्फा यहां होगा वही अल्फा यहां होगा, बोला सर होगा। ये क्रॉस नजर आ रहा है, जो अल्फा यहां होगा वही अल्फा यहां होगा। नहीं तो ऐसे देख लो, एक्स एक्सिस से जो ओरिएंटेशन इसकी है, एक्स से वही ओरिएंटेशन इसकी, कोई एक ही लाइन है। बोला ठीक है। बीटा
जेड प्रॉपर्टी, ये जेड नजर आ रहा है? बोला सर आ रहा है। जो बीटा यहाँ होगा वही बीटा आप तुम्हारा यहाँ होगा। बोला ठीक है सर, समझ में आता है। आगे चले, मजीद बताएं। चलो आगे चलते, मजीद बताते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, अगर तुम गौर से देखोगे तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हम क्या करेंगे, ये जो ई पॉजिटिव है इसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे, एक एक्स होगा एक वाई वाला होगा, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा। सिमिलरली मैं ई नेगेटिव के भी दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा, एक ऐसे वाला होगा एक ऐसे वाला होगा। बोला ठीक है सर। तो जब मैं ई पॉजिटिव के दो कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो गौर से देखना दो कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई कंपोनेंट। ई पॉजिटिव का जो एक्स कंपोनेंट होगा, जो इसका ये वाला कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा भाई, ई पॉजिटिव कॉस ऑफ एल्फा। बोला सर सही है। जो वाई कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ई पॉजिटिव का ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा भाई, ई पॉजिटिव साइन ऑफ एल्फा। बोला सही है भाई। ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। बोला सही है। ई नेगेटिव का कॉस वाला कंपोनेंट ऐसे आएगा, साइन वाला कंपोनेंट ऐसे आएगा। बोला सही है। लिख लो यहां पे, ई नेगेटिव का एक एक्स कंपोनेंट है और एक क्या है मेरे बच्चे, वाई कंपोनेंट है। बोला सही है। ई नेगेटिव का एक्स कंपोनेंट कैसे आएगा आपके पास, आप बोलोगे भाई ई नेगेटिव कॉस ऑफ बीटा, ये का एक्स कंपोनेंट आ गया। वाई वाला कैसे आएगा भाई, ऐसे आएगा, आप बोलोगे ई नेगेटिव साइन ऑफ बीटा। और ये जो y वाला कंपोनेंट आएगा इसके साथ आप माइनस साइन भी लगाओगे। क्यों माइनस साइन लगाओगे, क्योंकि ये ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। भाई अगर ये ओरिजिन है आपका, अपवर्ड पॉजिटिव y, डाउनवर्ड नेगेटिव y, राइट साइड पॉजिटिव x, लेफ्ट साइड नेगेटिव x। अब आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ नेगेटिव q और प्लस q को उल्टा क्यों किया था, क्योंकि अगर यहाँ प्लस q होता और यहाँ माइनस q होता तो ये ऐसे मिरर इमेज बनती, ई पॉजिटिव यहाँ जाता, ई नेगेटिव ऐसे आता। जब आप रिजॉल्व करते तो ई पॉजिटिव का x यहाँ आता, ई नेगेटिव का भी x यहाँ आता, तो आपको नेगेटिव में x कंपोनेंट दोनों लगाने पड़ते। क्लियर हो रहा है? इसलिए मैंने वहां पे नहीं किया था, इसको मैंने पलट दिया। फर्क कोई नहीं पड़ता, आंसर आएगा आपका, वहां से भी आएगा यहां से भी आएगा, डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों से आंसर आएगा। इसको तुम नीचे भी ले सकते हो इधर भी, तब भी आंसर आ जाएगा। ये खूबसूरती है फिजिक्स की, सही है कि अगर तुम कॉन्सेप्ट समझते हो ना तो आंसर किसी भी तरीके से आपका चेंज नहीं आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, ये आ गया, बोला सही है सर। अब ई पॉजिटिव कैलकुलेट करना है सर, जरा वो भी बता दो जरा, ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या रहेगी। देखो भाई ई पॉजिटिव का जो मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। भाई अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से आपने कुछ फासले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपने बोला के क्यू एज इट इज आया, अब यहां पे आर नहीं लिख सकते आप, क्यों, आर क्या होता है, सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर, उसमें आर की वैल्यू क्या होती है, आर होता है सोर्स चार्ज से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। अब ये है सोर्स चार्ज, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गोया डिस्टेंस तो ये चाहिए होगा, ये आर तो नहीं, आर तो आपने इसको माना है, सेंटर ऑफ द डायपोल से लेके वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, और ये डी है, तो ये कैसे निकालेंगे। देखो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं और से देखो यहां पे, ये है जो मुझे के क्यू बाय आर स्क्वायर में इस जगह पे पुट करना है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, भाई हम कर क्या रहे हैं, हम डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हमने बोला डायपोल किससे मिलके बना है, दो सोर्स चार्जेस से मिलके बना है। अगर आप दोनों की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो और वेक्टर सम कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल आ जाएगी। बोला सही है। ये आपको चाहिए, ये डिस्टेंस कितना है भाई, ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी है आपके पास ये वाला, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपके पास आर के बराबर है। बोला सही है। राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है, बोला सर आ रही है, और यहां पे आपका एंगल कितना बना हुआ है भाई, अल्फा, और ये कितना है 90 डिग्री। बोला सही है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं, अगर आपको याद हो, हाइपोटेन्यूस बराबर होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। बोला सर ऐसे ही है, बेस कितना है डी, परपेंडिकुलर कितना है आर। तो मैं लिख सकता हूं ये जो डिस्टेंस है जो कि हाइपोटेन्यूस है, ये वाला डिस्टेंस, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए कह देता हूं तो ये ए बराबर हो जाएगा किसके, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। कोई बोलेगा सर ये तो आर तो परपेंडिकुलर है तो ये होना चाहिए था डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है, 1 + 4 भी 5 होता है और 4 + 1 भी 5 होता है, तो ये बन गया। बोला सही है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर। गोया कि यहां पे मुझे क्या लिखना है, ए लिखना है। इस डिस्टेंस को अगर मैं ए मान रहा हूं, ये डिस्टेंस ए है तो ए लिखना है, और फॉर्मूला क्या आएगा, स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, सोर्स चार्ज से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बोला ठीक है सर। अब वैल्यूज पुट कर दे लाके भाई, यहां पे ये आया आपके पास, के आया एज इट इज, क्यू आया एज इट इज, ए स्क्वायर की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी विच इज आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर।
सेम जो वैल्यू आपकी ई पॉजिटिव की आई है सेम वैल्यू आपकी ई नेगेटिव की भी आएगी। क्यों सर, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे? भाई देख लो कैसे निकालते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो क्यू का ये वैल्यू है वही क्यू का ये वैल्यू है, और आपके पास ये डिस्टेंस भी एक बराबर है, डिस्टेंस भी आपके पास चेंज नहीं हो रहा। बोला सही है। तो सर फिर अल्फा बीटा आपने अलग अलग क्यों किया हुआ है? इस अल्फा, ये अल्फा बीटा भी फिर सेम ही हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम ही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो ई नेगेटिव क्या हो जाएगा आपके पास, के क्यू डिवाइडेड बाय, मैंने जानबूझ के सेम वाला केस ये भी कंसीडर किया, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी। क्यों भाई, ये डिस्टेंस भी तो यही होगा, फिर खुद सोचो ना, ये और ये वैल्यू एक बराबर है। बोला सर है, ये भी एक बराबर है। भाई ट्राइंगल के अंदर साइड पोस्टुलेट होता है, जब ये दो साइड्स एक बराबर हो गई तो तीसरी साइड भी एक बराबर ही हो जाएगी, ये एंगल भी सेम हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल भी सेम हो जाएगा, ये दोनों भी 90 हो जाएंगे, एक बराबर है। सर अल्फा बीटा अलग अलग क्यों लिया? ताकि वेक्टर की रेजोल्यूशन आपको समझ में आ रही हो कि यहाँ हो क्या रहा है। सही है, ये हो गया एक बराबर, ठीक है। अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड क्या कहता है, इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू दीज टू वेक्टर सम्स। ऐसे ही करना है? बोला सर ऐसे ही करना है। अब अगर आपने इसको ऐसे ही करना है तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एक आएगा एक्स कंपोनेंट और नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का एक आएगा वाई कंपोनेंट। फिर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आप कैसे निकालोगे? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी आप निकालोगे अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर से। यही है ना आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। बोला सर बिल्कुल यही है, कोई मसला नहीं है। चलो आओ पुट करते हैं, जरा वैल्यूज पुट करते हैं एंड विल गेट द रिजल्ट। ई एक्स कैसे आएगा? ई पॉजिटिव का एक्स कंपोनेंट यानी कि ई पॉजिटिव कॉस अल्फा प्लस ई नेगेटिव कॉस ऑफ बीटा, यही होगा। बोला सर बिल्कुल यही होगा। और ई वाई की वैल्यू क्या आएगी, जरा सोचो। ई वाई की वैल्यू आएगी आपके पास, ई वाई की वैल्यू, ई वाई कैसे आएगा? ई पॉजिटिव का वाई कंपोनेंट और ई नेगेटिव का वाई कंपोनेंट, तो आपके पास आ जाएगा ई पॉजिटिव साइन अल्फा प्लस ई नेगेटिव का वाई वाला कितना है, माइनस का ई नेगेटिव साइन ऑफ बीटा। बोला सर यही होगा, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इसको जब आप लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ई पॉजिटिव साइन अल्फा माइनस का ई नेगेटिव साइन ऑफ बीटा। बोला सर यही बनेगा? बोला सर यही बनेगा। अब आप नोट करो मेरे बच्चे, जरा गौर से देखना यहां पे, अच्छे से एक बात समझना, आपको फौरन समझ में आएगी। क्या मैं ये कह सकता हूं ये ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव की वैल्यू आपस में एक बराबर है? अभी आपने साबित किया। बोला सर एक बराबर है। क्या हमने ये देखा कि ये अल्फा और बीटा की वैल्यू एक बराबर है? बोला सर है। तो क्या ये नहीं लग रहा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे को पूरा मार देंगी? भाई अगर अल्फा और बीटा बराबर है, अगर सोचो, और हमने इक्वेटोरियल पॉइंट पे लिया है तो अल्फा और बीटा बराबर ही होगा हमेशा। आपके पास यहां पे अल्फा और बीटा क्या है, एक बराबर है ना भाई। आपकी किताब में तो इनफैक्ट यहां भी थीटा होगा, यहां भी थीटा होगा। मैंने अल्फा बीटा अलग अलग इसलिए लिया ताकि आपको रेजोल्यूशन अलग समझ में आए कि ये अल्फा है ये बीटा है। आप ऐसे करके निकाल रहे हो। अगर अल्फा बीटा एक बराबर है तो जो ये वैल्यू है वही ये वैल्यू है, ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगी और यहां पे ई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ई वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर तुम यहां पे ई वाई की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर प्लस का जीरो, ये हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से रूट मर जाएगा, आपके पास आएगा नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, एक्स के अलोंग है। यानी कि जो आपके पास ई एक्स की वैल्यू आएगी वही आपके पास बेसिकली क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसलिए मैंने इसको ऐसा किया था। क्लियर हो गया? अब देखो इधर, अब इसको देखो, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चल गया ई पॉजिटिव ई नेगेटिव एक बराबर है। बोला सर है। अल्फा बीटा एक बराबर है। बोला है सर। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ई पॉजिटिव कॉस अल्फा प्लस ई नेगेटिव ई पॉजिटिव बराबर है तो इसको भी पॉजिटिव लिख लो भाई, और अल्फा बीटा बराबर है तो जो कॉस अल्फा होगा वही कॉस बीटा होगा तो इसको भी कॉस अल्फा लिख ले भाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई पॉजिटिव कॉस ऑफ अल्फा। लिख सकते हैं ऐसे? बोला सर लिख सकते हैं, और यही मेरे पास इसकी वैल्यू होगी। अब आओ, अब वैल्यू पुट करो जरा। ई नेट इज इक्वल टू क्या, ई एक्स, और ई एक्स कितना है, 2 टाइम्स ई पॉजिटिव कॉस ऑफ अल्फा। बोला सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय ई पॉजिटिव की वैल्यू क्या है, ये निकाली थी अभी, ये निकाली ना, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट पे पावर कुछ नहीं है, पावर 1 है भाई। पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है। बोला सही है सर, समझ में आता है। साथ में क्या है आपके पास, साथ में आपके पास है कॉस ऑफ अल्फा। अब कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए। आ जाओ इस ट्रायंगल पे वापस। ये ट्रायंगल नजर आ रहा है? बोला सर आ रहा है। कॉस अल्फा अगर आपको यहां निकालना हो तो कॉस अल्फा कैसे निकालेंगे, करली ब्राउन हेयर्स गोया के बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस यहां पे क्या है, ये रहा बेस, जिस साइड पे 2 एंगल होते हैं वो बेस होता है, तो ये हो गया बेस आपका डी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हाइपोटेन्यूज आपका ए के बराबर है, और ए की वैल्यू क्या है,
ऐसे लिख दो पहले, हाइपोटेनस ए के बराबर है और आपके पास ए की वैल्यू क्या है, ये नहीं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही है ना भाई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोला सर यही है, ला के वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे भाई, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय के क्यू, डिवीजन में क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा कितना है, ये रहा, ये कितना है आपके पास, डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर हाफ। सर ये हाफ क्यों आया भाई, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है। बोला सही है सर, समझ में आती है, आगे चलें। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनेगा k मल्टीप्लाई बाय क्यू मल्टीप्लाई बाय 2d, इस 2 को मैंने d के साथ लिख दिया। बोला सही है। देखो ये और ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर 1, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पे पावर हाफ, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2, यही बनेगा। बोला सर ये बनेगा। अगेन आर क्या चीज है, सेंटर से लेके उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकाल रहे थे, और डी क्या है, डायपोल का जो टोटल डिस्टेंस है दरमियान में उसका हाफ, डी ये रहा, सेंटर ऑफ डायपोल से लेके चार्ज तक का फासला। तो अगेन मैं वही कहूंगा कि आपके पास आर का वैल्यू बहुत बड़ा होता है डी के मुकाबले में। आर क्या है, डायपोल से उस पॉइंट का फासला जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, ऐसे ही है। और से सुनना, और आपके पास डी क्या है, सेंटर से लेके चार्ज तक का फासला। तो ये वाली चीज को आप खत्म कर दोगे, जीरो कर दोगे, नहीं तो आप ऐसे सुन लो, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तकरीबन आर स्क्वायर के बराबर होगा। भाई इसमें ये जोड़ भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं 1 लाख में 1 रुपया ऐड करूं तो 1 लाख ही बचेगा, 1 लाख 1 रुपये हो जाएगा, वो तकरीबन तो 1 लाख ही है ना भाई, ठीक है। तो क्या बन गया, और ये देखो Q इंटू 2D ये P के बराबर है, देखो Q इंटू 2D क्या है, P के बराबर है। तो क्या बन गया, K मल्टीप्लाई बाय P अपॉन में ये हो गया आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पे पावर क्या आ गई 3/2, ये 2 से 2 मर गया, आर क्यूब हो गया। गोया कि आपके पास यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकल के आई है वो कितनी आई है, K इंटू पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आपने इससे पीछे एक्सियल लाइन की निकाली थी, अब आपने निकाली है इक्वेटोरियल लाइन की। एक्सियल लाइन के अंदर यहां पे एक 2 का फैक्टर आ रहा था, इक्वेटोरियल लाइन में यहां 2 का फैक्टर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर है। एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना है इक्वेटोरियल लाइन के मुकाबले में। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास जो एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इक्वेटोरियल लाइन है। ये अगर इक्वेटोरियल लाइन है, इसी को भाई तू 2 से मल्टीप्लाई कर देगा तो एक्सियल लाइन बन जाएगी। ये हो गई मैग्नीट्यूड की बात। अब आते हैं डायरेक्शन के ऊपर, डायरेक्शन भी तो होगा। अब डायरेक्शन देखो, यहीं से आप सीखोगे। देखो ई नेगेटिव के 2 कंपोनेंट बने थे, बोला सर बने थे, एक कंपोनेंट ये था, एक ये था, बोला सर सही है। ई पॉजिटिव के 2 कंपोनेंट बने थे, एक ये था, एक ये था, बोला सर सही है। कौन से कंपोनेंट ने एक दूसरे को मार दिया था, ई पॉजिटिव के वाई ने ई नेगेटिव के वाई को मार दिया। और हमेशा ऐसे ही होगा, ये अल्फा बीटा जब बराबर है इक्वेटर पे जब भी लेगा हमेशा ऐसे ही होगा, कोई टेंशन नहीं है। ई पॉजिटिव के वाई ने ई नेगेटिव के वाई को मार दिया, बोला सही है। ई पॉजिटिव का एक्स बचा, ई नेगेटिव का एक्स बचा। गोया के आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। सर कैसे, ये देखो ई नेट एक्स के अलोंग है, यहां से भी हमने साबित किया था और मैंने आपको वैसे इंट्यूटिवली भी बता दिया वहां से। ई नेगेटिव कहां आ रही है, एक्स के अलोंग, ऐसे आ रही है, बोला सर आ रही है। अब जरा अपना पी का डायरेक्शन देखो, पी कहां है, ऐसे। ई नेट कहां आ रही है, ऐसे। इसका मतलब इक्वेटर के ऊपर आप जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालोगे वो पी के ऑपोजिट आएगी। पी उल्टे साइड पे जा रहा है, ई ये रहा। डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अगर इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे ना तो इसकी वेक्टर फॉर्म ऐसे बनेगी, माइनस माइनस के इंटू पी अपॉन में आर क्यूब। ये है इक्वेटर के ऊपर, ये है इक्वेटर पे। इक्वेटर पे अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो माइनस साइन, माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट है। अगर डायपोल मोमेंट ऐसे है तो यहां ऐसे आ रही होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है, कॉपी कर लो। अब इसके जो है ना वो सवालात करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, आपके सामने मैंने एक सवाल लिखा हुआ है। ये सवाल कोई PYQ नहीं है, ये सवाल वैसे ही मैंने इस टॉपिक को कंक्लूड करने के लिए लिया है ताकि आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझाया जा सके, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, कह रहा क्या है, 2 opposite charges each of magnitude 2 microcoulomb are 1 centimeter apart. Find electric field at a distance of 5 centimeter from the midpoint on the axial line of the dipole.
अगर मैं आपसे बोलूं यार इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है, 2 मल्टीप्लाई बाय के पी अपॉन आर क्यूब। अगर ये वाली कंडीशन जस्टिफाई हो रही हो, अगर नहीं हो रही तो 2 इंटू के पी इंटू आर अपॉन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर पे पावर 2 आ जाएगी, जो पूरी डेरिवेशन करके दिखाई थी। और इसका जो आपके पास डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन का भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन विल बी पैरेलल टू पी, जो डायपोल मोमेंट है। सिमिलरली अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटर निकालनी हो तो सेम फॉर्मूला है, बस वहां से 2 आप हटा दोगे और अपॉन में आ जाएगा आर क्यूब, अगर ये कंडीशन जस्टिफाई है। अगर ये कंडीशन जस्टिफाई नहीं है तो फिर डेरिवेशन में क्या था आपके पास, एक आर से एक आर नहीं कटेगा फिर वहां पे, और अपॉन में क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, और ऊपर एक आर आ रहा होगा। आपके पास हमेशा ये कंडीशन में जस्टिफाई हो रही होगी, परेशानी की बात नहीं है। और इसके अंदर क्या है, आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग द इक्वेटर, ये क्या होगी, अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन, ये एंटी पैरेलल होगी किसके मुकाबले में, डायपोल मोमेंट के मुकाबले में। बोला ठीक है सर, हमें समझ में आती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये सवाल दिया हुआ है, कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज मार्क कर लो क्या क्या दिया हुआ है। 2 ऑपोजिट चार्जेस, अबे तुम क्यों गिर रहे हो बार बार, 2 ऑपोजिट चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम। तो जनाब एक का मैग्नीट्यूड ये रहा, आपने मान लिया कि ये क्यू है, आर 1 सेंटीमीटर अपार्ट, गोया के समझिएगा ये 2D है, जो मैंने डेरिवेशन में 2D लिया था वो ये है 2D है, 1 सेंटीमीटर अपार्ट, क्योंकि दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। अगर आपको D का वैल्यू चाहिए है कहीं से भी तो D कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2, गोया के 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, और फ्रॉम द मिड पॉइंट पे जो डिस्टेंस लिया जाता है वो आर होता है, ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डायपोल। तो पहले एक्सियल लाइन वाला करते हैं। ऑल्सो फाइंड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। साथ में उसने कहा भाई ये कंडीशन आपने कंसीडर कर लेनी है। बोला ठीक है। ई अलोंग द एक्सिस अगर निकालना है तो क्या था, 2 इंटू के इंटू पी अपॉन में क्या है भाई आर क्यूब। बोला सही है। 2 आया एज इट इज। के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। बोला सही है सर। चलें आगे। पी क्या होगा भाई, क्यू मल्टीप्लाई बाय 2D, क्योंकि मैंने दरमियान का डिस्टेंस 2D माना हुआ है। या क्यू आपको कितना दिया भाई, 2 माइक्रोकूलम, गोया के 2 इंटू 10 पावर -6, और दरमियान का डिस्टेंस कितना है 1 सेंटीमीटर, गोया 1 इंटू 10 पावर -2, 1 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, 1 इंटू 10 पावर -2। बोला ठीक है। आर क्यूब, आर ये रहा, गोया 5 सेंटीमीटर, गोया 5 इंटू 10 पावर -2 का होल क्यूब। सिंप्लीफाई करना आप कोई मुश्किल तो है नहीं, वैसे कर सकते हैं तो कर लो भाई। 2 इंटू 2 4, और 4 इंटू 9 कितना हो जाता है भाई सब, 36 हो जाता है भाई। 2 2 4 9 36। ये हो गया 10 पावर 9, 9 में से 6 गया 3, 3 में से 2 गया तो 10 पावर 1 बच गया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अपॉन में आ गया आपके पास क्या, 5 का, ये देखो मैंने क्या गलती करी है, ये देखो यहाँ लिखा मैंने क्यूब और यहाँ क्या कर दिया स्क्वायर, ये गलती नहीं करनी, ठीक है। 5 का क्यूब क्या होता है 125, 5 5 25, 25 से क्या होता है 125 मेरे बच्चे, और 10 पावर -2 पे भी ये आ रहा है, क्यूब आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा 10 की पावर -6 बन जाएगा। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चलें। अब सिंप्लीफिकेशन करनी है वो आप कर लोगे। 5 2 10 होता है, 5 25 ये होता है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, आगे चलें। अब देखो इसको अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा तो 36 2 क्या होता है 72, अपॉन में क्या आ गया 25, और ये नीचे से ऊपर चला गया 10 पावर 6। सॉल्व कर लो भाई इसको। 25 2 क्या होता है 50 होता है। 72 में से 50 निकाल दिया तो पीछे क्या बचा भाई साहब 22 बच गया। डेसिमल लगाया है तो 0 लगा दिया। 25 8 क्या होता है 200 होता है। जब 220 में से 200 निकाला तो पीछे 20 बच गया, एक 0 लगा दिया। फिर 25 8 होता है, तो गोया आंसर क्या आया 2.88 इंटू 10 पावर 6, और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। गोया अगर ये डायपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और अगर आप मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, आप यहाँ से 5 सेंटीमीटर के फासले पे निकाल लो, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, तो ये इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर इस पॉइंट पे निकाल रहे हो तो भाई फिर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि आपकी जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऐसी होगी। सही, समझ में आती है बात की। अब देखो आगे आपको कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल लाइन। अब क्या करना है, सेम फॉर्मूला दोबारा छाप देंगे, बस 2 हटा के, तो क्या आएगा 9 इंटू 10 पावर 9, और पी ये सेम दोबारा सेम 2 इंटू 10 पावर -6, और डी कितना है, मतलब टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस कितना है 1 सेंटीमीटर, गोया 1 इंटू 10 पावर -2, ठीक है। अपॉन में आपके पास ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर कितना दिया हुआ है
ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। गोया 5 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा जनाब 5 × 10⁻², और ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। क्यूब क्यों आया, क्योंकि फॉर्मूले में क्यूब आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल इनवर्स क्यूब रिलेशन फॉलो करती है। सिंप्लीफाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो इसका आधा आएगा, यानी कि 1.44 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम आएगा। क्लियर हो गया ये आपके पास। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन अवे होगी, यानी कि ये जब आप निकालोगे, ये मान लो आपका ऐसे नेगेटिव चार्ज था, ऐसा पॉजिटिव चार्ज था, ऐसी आपकी एक्सियल लाइन थी, आपने ऐसे इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला, तो भाई इधर से 5 सेंटीमीटर के फासले पे यहाँ निकालेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, इधर से 5 सेंटीमीटर फासले पे निकालेगा यहाँ, तो यहाँ आएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है। अब आपका एग्जामिनर इसी तरह से ना एक और सवाल पूछ सकता है, ये ज़रा समझना। क्या, अगर मैं आपको बोलूं, गौर से सुनना, अगर मैं आपको बोलूं कि इस पॉइंट पर मैंने एक चार्ज रखा 1 कूलम का, बताओ वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो आप बता दोगे F = Q × E। चार्ज की वैल्यू दे दी 1 कूलम और E आपको ये रहा, निकाल ली। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रखी 1 कूलम, E आपको पता है, निकाल ली वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो F = QE ऐसे। और अगर नेगेटिव चार्ज रखेगा तो नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ये सारी बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्लियर है, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, ये एक सवाल मैंने आपके सामने और मेंशन किया है। ये सवाल अगेन पास्ट पेपर का तो नहीं है, लेकिन एक तरह से पास्ट पेपर का भी है। एक ज़माना पहले मैंने एक यूनिवर्सिटी के अंदर फैकल्टी का एक टेस्ट दिया था, ठीक है, तो उसके अंदर ये सवाल मुझसे पूछा गया था। क्योंकि आप लोगों का रेलेवेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ 6.2 एक्सपोनेंट -30 कूलम मीटर। कह रहे हैं कि पानी का मॉलिक्यूल है, उसके पास एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है इतना। बोला वाटर मॉलिक्यूल इज लोकेटेड 10 नैनोमीटर फ्रॉम अ सोडियम आयन इन अ सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। आपके पास कोई सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है, सॉल्ट सोडियम क्लोराइड वाला, ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन है जिसमें पानी भी है और ये भी है। कहता है कि ये उससे 10 नैनोमीटर के फासले पर है। व्हाट फोर्स डज द आयन एक्सर्ट ऑन द वाटर मॉलिक्यूल। आपने बताना है कि क्या फोर्स आयन एक्सर्ट करता है ऑन द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। आयन इज लोकेटेड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। सही। मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको खुद से एक बार अटेम्प्ट करो लाजमी, ठीक है, फिर मैं कराऊंगा। चलो अब देखो इधर, मान लो ये मेरा बेटा हमारे पास डाइपोल है। बोला सही है सर, ये डाइपोल है हमारे पास। इस डाइपोल में एक तरफ आपके पास पॉजिटिव है और एक तरफ आपके पास नेगेटिव है। बोला सही है सर, समझ में आता है। आपने क्या किया, आपने यहां पे एक एक्सियल लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे, ये एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल हो गई। बोला सही है सर। इस एक्सियल लाइन पर इस जगह पर मान लीजिए कहीं पर आपके पास एक ये पॉजिटिव आयन रखा हुआ है, ठीक है। सोडियम पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई, E के बराबर होता है। सर कैसे पता, पहले लेक्चर में बताया था जब मैं आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करा रहा था। सोडियम पॉजिटिव कब बनाता है, सोडियम पॉजिटिव बनाता है जब वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। बोला ठीक है सर, समझ में आती है, आगे चलें। और आपको इसने ये डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कहां से दिया हुआ है, आपको जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट तक का दिया हुआ है। गोया डाइपोल के सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है भाई, 10 नैनोमीटर। सर कैसे पता चला भाई, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है। हमेशा डाइपोल के सेंटर से ही डिस्टेंस होता है अगर कुछ ना मेंशन हो। सेकेंडली, अगर ये ना बताता ना कि आयन एक्सियल लाइन पर है, तो भी ये बाय डिफॉल्ट एक्सियल लाइन पे ही होता। इक्वेटोरियल लाइन पे होता तो वो आपको लाजमी बताता। बोला ठीक है, आपको इसका डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, जहां पर ये सोडियम रखा हुआ है इस पॉइंट पर, इधर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बोला सर होगी। और ये एक्सियल पॉइंट है। बोला सर है। तो सबसे पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो इस पॉइंट पे कितनी है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है K × 2 × P अपॉन में क्या आएगा भाई साहब, R3। यही होगा फॉर्मूला। डायरेक्शन क्या होगा, जो डायरेक्शन आपका डाइपोल मोमेंट का है वही डायरेक्शन फील्ड का होगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। सर ये कैसे पता चला आपको, ये माइनस है ये प्लस है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन होगा इसका भी। किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। बोला सही है सर। अब समझो आगे, वैल्यूज पुट करो आगे। E = K कितना है, 9 × 10⁻9 × 2 × P, वैल्यू गिवन है।
6.2 इंटू 10 पावर माइनस का 30 अपॉन में आर क्यूब, ये डिस्टेंस कितना है 10 नैनोमीटर, गोया के 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 9 और ऊपर क्या आ गया भाई साहब क्यूब आ गया। ये है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरा सही है। अब मैंने ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉइंट पे रखा हुआ है, तो गोया इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी, बिल्कुल लगेगी। तो ये मैंने बना दिया जनाबे वाला डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? ये वो फोर्स है जो डाइपोल की वजह से इस सोडियम आयन पर लग रही है। ये क्या है? दिस इज द फोर्स ड्यू टू डाइपोल ऑन द चार्ज। FDC का मतलब क्या है, यहां लिख देता हूं। FDC का मतलब क्या है? फोर्स बाय द डाइपोल ऑन द चार्ज। चार्ज के ऊपर लग रही है फोर्स, लगेगी ना एक फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप मेरे भाई? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी वैल्यू आएगी आपके पास, यहां से सॉल्व करके आप बोलोगे FDC क्या हो जाएगा? जो भी वैल्यू आई है E मल्टीप्लाई बाय E। क्यों सर, ये क्या है? ये कैसे आया भाई? F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है, पढ़ा था। F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो इस सोडियम आयन की वैल्यू क्या है? प्लस E, चार्ज की वैल्यू प्लस E, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अलोंग द डाइपोल मोमेंट है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां होती तो ऐसे होती, ठीक है। तो सोडियम आयन के ऊपर इतनी फोर्स लगेगी, लगेगी। लेकिन इसने क्या पूछा है? इसने बोला व्हाट फोर्स डज द आयन एक्सर्ट ऑन वाटर मॉलिक्यूल। ये आयन कितनी फोर्स लगा रहा है? एक ही बात है, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन का तीसरा कानून। अगर डाइपोल इसे खींचने के लिए ये फोर्स लगाएगा तो एग्जैक्टली इतनी ही फोर्स सोडियम आयन भी इस पे लगाएगा, जिसको आप कहोगे FCD। डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। FCD क्या होगा? फोर्स बाय द चार्ज ऑन डाइपोल। फोर्स बाय द चार्ज ऑन डाइपोल, यहां से जो आप वैल्यू निकालोगे वही वैल्यू इसकी हो जाएगी, एज इट इज। क्लियर है? हाँ या ना? ये सवाल हमसे फैकल्टी के एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया था, लेकिन देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से डील करता है। हमने एक्शन रिएक्शन पेयर का कॉन्सेप्ट कूलम्स लॉ में पढ़ा हुआ है सर। अब देखो ये सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लास में बताया। तो इससे सीखा क्या आपने कि अगर आपकी बेसिस क्लियर है ना। अच्छा, मेरे साथ वहां पे फैकल्टी के एंट्रेंस टेस्ट के अंदर वो लोग थे जिन्होंने MPhil किया था, मास्टर्स किया था, PhD किया हुआ था फिजिक्स के अंदर। आपके भाई ने इनमें से कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। और मेरे उस एंट्रेंस टेस्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे, ठीक है। ये मैं वैसे फ्लेक्स नहीं कर रहा, वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताने का मकसद क्या है कि देखो कितनी बेसिक चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हमारे टॉपिक से रिलेट कर रही थी, तो मैंने आपके साथ यहाँ सारी की सारी डिस्कस कर ली। अब मैंने आपको दोनों बता दी। FDC फोर्स बाय द डाइपोल ऑन द चार्ज। डाइपोल इसको ऐसे घसीटेगा, चार्ज इसको ऐसे घसीटेगा। अब कौन किसको घसीटने में कामयाब हो जाएगा वो तो इनका मास तय करेगा। भाई मैंने पहले ही बताइए, फिर बताया तो फोर्स का एक जैसा लगना और इफेक्ट का एक जैसा आना, ये दो अलग चीजें होती हैं। आप ट्रक को धक्का दे रहे हो, ट्रक आपको धक्का दे रहा है, फर्क है। आप ट्रक को धक्का दोगे कुछ नहीं होगा, उसका मास ज्यादा है। ट्रक आपको धक्का देगा, उड़ते हुए जा रहे होगे, आपका मास कम है। क्लियर है? तो इसको आप छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे चलते हैं। और इसकी मेरा बेटा अपने पास ना वैल्यू निकाल के लाजमी मेंशन भी कर देना। 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 14 न्यूटन आ रही होगी फोर्स बाय चार्ज ऑन द डाइपोल। सिमिलरली अगर आप चार्ज को यहां कंसीडर करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती, तो जो FDC थी फोर्स बाय डाइपोल ऑन द चार्ज वो ऐसे लग रही होती, ऐसे, मतलब ये इसको अवे भेज रहा होता। और ये बात आपको समझ में भी आ रही है क्योंकि ये वाली साइड पॉजिटिव के नजदीक है और सोडियम पॉजिटिव आयन है, तो पॉजिटिव इसे रिपेल कर रहा होता, ठीक है। और ये जो सोडियम इस पे फोर्स लगाता वो ऐसे आ रही होती, फिर FCD फोर्स बाय द चार्ज ऑन डाइपोल। ये पॉजिटिव चार्ज इस डाइपोल को दूर भेजने की कोशिश कर रहा होता। अभी क्या, अभी उल्टा हो रहा है। सोडियम इस नेगेटिव साइड को अपने पास लाने की कोशिश कर रहा है और नेगेटिव साइड सोडियम को अपने पास लाने की कोशिश कर रही है। अगर इसको उठा के तुम यहां रखता तो उल्टा हिसाब हो जाता, फिर पॉजिटिव इस सोडियम को दूर भगाता और सोडियम इस पॉजिटिव को दूर भगाने की कोशिश करता। क्लियर है? पॉइंट समझ में आता है? लेकिन दोनों केस में FCD का जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन है। क्लियर है? छाप लो जल्दी से। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास हमने एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल कैलकुलेट करना सीख ली। अब हमारे जहन में ना एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लें यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट डाइपोल है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। बोला ठीक है सर। और यहाँ कहीं पे हमारे पास मान लो ये है डाइपोल का सेंटर। अगर मुझे किसी और पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जो कि ना तो एक्सिस पे लाई कर रहा है ना इक्वेटर पे लाई कर रहा है, फिर क्या करेंगे? तो यही जो आपने दो काम किए ना, इन्हीं की मदद से आप
इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हो, कोई परेशान नहीं होना। मैं आपको गाइड करता हूं कैसे होगा। देखो, मान लो यहां से कोई डिस्टेंस r के ऊपर इधर कोई पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट क्या एक्सिस पे लाई कर रहा है? नहीं। ये वाला पॉइंट क्या इक्वेटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है? नहीं। मान लो यहां से यहां तक कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपने इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। बोला ठीक है सर, समझ में आता है, बताएं जरा। यहां पे मेरा बेटा हमारे पास ये जो एंगल लाइन बना रही है इसको हमने कहा थीटा, और ये डिस्टेंस कितना है? r। सर डिस्टेंस r क्यों है? क्योंकि डायपोल के सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते थे? r कहते थे। अच्छा, अब सर कैसे करेंगे जरा समझो। मेरा बेटा यहां पे आपके पास जो डायपोल मोमेंट अगर मैं डिजाइन करता हूं तो ये है डायपोल मोमेंट, जिसको आप P कहते हो। बोला सर ठीक है। अगर मैं P के कंपोनेंट्स बनाऊं तो मेरा बेटा P के देखो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, गौर से देखना, इस थीटा की वजह से। एक P का कंपोनेंट बनेगा ऐसा, बोलो, इस P का एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा। बोला सर बनेगा। इसको मैंने कह दिया P1, और P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P cos ऑफ थीटा। गौर से देखो, ये P का ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है। एक P का कंपोनेंट बनेगा मेरे बच्चे, देखो ऐसा ऐसा, ये वाला जो P का कंपोनेंट होगा इसको आप कहोगे P2, ये बराबर हो जाएगा किसके? P sin थीटा के। सर ये क्या किया आपने? भाई मैंने डायपोल मोमेंट के दो कंपोनेंट्स बना लिए, दोनों परपेंडिकुलर है। कंपोनेंट्स वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर बनते हैं। ये P का कोसाइन कंपोनेंट, P का cos थीटा वाला, और ये वाला P का sin थीटा वाला कंपोनेंट। बोला ठीक है। अब आप गौर से देखोगे तो ये जो पॉइंट लाई कर रहा है जहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, क्या आपको ये नजर आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ये P1 डायपोल मोमेंट? फिर समझो, ये मैंने P के दो कंपोनेंट बनाए। गोया आप ऐसे लिख सकते हो कि जो आपका P डायपोल मोमेंट है वो P1 प्लस P2 से मिलकर बना है। ऐसे ही है भाई, ये P1 और ये P2, अगर तुम इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको वापस P मिल जाएगा, वेक्टर रेजोल्यूशन बेसिक, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये P1 के एक्सिस पे लाई कर रहा है, चेक करो, ये P1 का एक्सिस है। बोला सर है। तो गोया के इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो P1 के एक्सियल पॉइंट वाली होगी। ये P1 डायपोल के एक्सिस पे लाई कर रहा है। गोया इस पॉइंट पे ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, इसको E1 कह दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे P1 की वजह से एक्सिस वाली, इसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P2 की वजह से, ये देखो ये वाला पॉइंट P2 के इक्वेटर पे लाई कर रहा है। देखो फिर समझो, जल्दी कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता देखो। ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास, ये मान लो मेरे बच्चे हमारे पास वही माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। फिर सुनो, फिर जल्दी कोई नहीं है। अब सूरत हाल क्या है, हमें सिर्फ एक बात पता है, और वो ये कि अगर कोई पॉइंट डायपोल मोमेंट के अलोंग आ रहा हो, एक्सियल लाइन पे आ रहा हो, जिस लाइन पे डायपोल मोमेंट है उस लाइन पे आ रहा हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम करनी है पता है? अगर कोई लाइन इक्वेटर पे आ रही हो, क्या मतलब? ऐसी कोई लाइन जो कि डायपोल के सेंटर से पास करे और P के परपेंडिकुलर हो, तो कैसे लिखना है ये हमें पता है। अब मान लो मैंने कहा ये है आपका सेंटर ऑफ द डायपोल, यहां से इधर आपके पास कोई एक पॉइंट है, इधर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है। बोला ठीक है, कैसे लिखेंगे? बोला भाई ये वाला जो आपका एंगल है इसको मैंने थीटा मान लिया। तो मैंने कहा P को रिजॉल्व कर लो दो कंपोनेंट्स में, एक P का कंपोनेंट बनेगा, ये P है, एक P का ऐसा कंपोनेंट आया, ये आया, इसको आपने कहा P1 विच इज P cos थीटा, ऐसे वाला, और एक इसके परपेंडिकुलर आ गया, वो आगे ऐसे, यानी कि इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है? ये 90 डिग्री एंगल है, ये वाला। ये आ गया आपका P2। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है ये P1 के एक्सिस पे है और P2 के इक्वेटर पे है, सही है। P1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी और P2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी। क्यों सर? भाई P1 की वजह से ऐसे होगी क्योंकि एक्सियल लाइन पे जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वही होती है, और P2 की वजह से उलट हो जाएगी, P2 ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी। समझ में आ गई? तो गोया कि आपके पास इस पॉइंट पे एक E1 फील्ड होगी P1 की वजह से ऐसे, और P2 का खुद का डायरेक्शन ऐसे है, तो E2 फील्ड आपके पास यहाँ पे ऐसे आ रही होगी। बोला सर समझ में आता है। अब E1 की वैल्यू आप कैसे लिखोगे? E1 किसकी वजह से? E1 है P1 की वजह से, तो आप बोलोगे एक्सियल लाइन है, आप बोलोगे 2 × K × P1 बटे में आ जाएगा आपका R3, और P1 को जब आप ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? 2 × K × P1 को ओपन करोगे तो बन जाएगा P cos थीटा, बटे में क्या आ गया आपके पास? बटे में आ गया आपके पास क्या? R3। बोला सही है सर, समझ में आता है। सिमिलरली E2 कैसे आएगा? E2 क्या है? इस P2 के इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, एक्सियल पे नहीं आ रहा भाई, ये है P2 के इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उलट है, P2 ऐसे है तो E2 ऐसे आ रहा है, तो E2 कैसे लिखेंगे? K × P2 अपॉन में क्या आ गया आपका? R3।
तो आप बोलोगे k इंटू पी साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया, आर क्यूब आ गया, बस हो गया, सवाल सॉल्व हो गया। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स मिल गए, एक E1 है, एक E2 है, एक अलोंग द एक्सिस है और एक ऐसे है। इनके दरमियान में एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री। सर एंगल क्यों 90 डिग्री होगा हमेशा, खुद सोचो। E1 क्या है, P1 के अलोंग है, E2 क्या है, P2 के ऑपोजिट है, और P1 P2 के दरमियान का एंगल 90 डिग्री है ना। आपने खुद तो P1 P2 को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया था। तो E1 E2 आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये भी वेक्टर ये भी वेक्टर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो E नेट क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस का E2 स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हो, ये E1 रखोगे ये E2 रखोगे, आंसर आ जाएगा। जो आंसर आपके पास फाइनली आ रहा होगा वो कुछ इस तरह का होगा, 1 + 3 cos स्क्वायर ऑफ थीटा, और साथ में क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो पूरी वैल्यू आ रही थी आपके पास k इंटू पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये है आपका जर्नल फॉर्मूला। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बता रहा था निकालते कैसे। बच्चे के जहन में सवाल आता है किसी रैंडम पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, ये जर्नल फॉर्मूला है। साबित करूं जर्नल फॉर्मूला है, साबित करके देखो। देखो मेरी बात समझना गौर से, अगर ये जो पॉइंट है, गौर से सुनना, थोड़ी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करना। अगर इस पॉइंट को मैं गिराते गिराते इधर ले आऊं, मतलब ये मान लो ये मेरी लाइन है, ये मेरी एक्सियल लाइन है। अगर इस पॉइंट को, गौर से सुनना, इस पॉइंट को मैं यहां ले आऊं तो देखो ये जो आर है ये ऐसे आते आते इधर आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट अगर यहां आएगा तो आर यहां आ जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। भाई ये पॉइंट अगर एक्सियल लाइन पे आ गया तो थीटा क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री हो गया। थीटा 0 हो गया। जब तुम यहां थीटा 0 पुट करेंगे cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो 1 3 = 3, 3 + 1 कितना है, 4, 4 का रूट कितना हो गया, 2, वही वैल्यू आ गई 2 kp/r³ एक्सियल लाइन वाली। सिमिलरली अगर तुम इस पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन पे मान लो, यानी कि मान लो यहां कहीं पे आपके पास ऐसे करके इक्वेटोरियल लाइन है, ये पॉइंट ऐसे मूव करते करते तुम इधर ले आया अगर, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 पुट करो, cos 90 0 होता है, और ये 1 बच जाएगा, 1 + 0 1 होता है, अंडर रूट 1 कितना होता है, 1, तो क्या बनेगा, kp/r³, kp/r³। सिंपल वेक्टर एडिशन, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। सिमिलरली अब अगर आपको कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि एक E1 एक E2 है, तो E1 E2 का कोई ना कोई डायरेक्शन भी आएगा, वो कैसे निकालेंगे, पहले यहां से देख लो। वेक्टर एडिशन, यहां से आपने इसका जो भी आपका पैरेललोग्राम से मुकम्मल किया, तो आपके पास जो आपकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ ऐसे आ रही होगी। ये है आपके पास आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये वाला डायरेक्शन आपके पास कितना हो जाएगा, इसको हम कहते हैं फाई। अगर आपको ये फाई की वैल्यू चाहिए तो ये फाई की वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, टेंजेंट फाई विल बी इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x। ये आपका y है, ये आपका x है। ये वाली वैल्यू क्या है, ये आपकी वैल्यू E2 है, ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास E1 है। तो आप E2 को अपने E1 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। मैं फिर बता रहा हूँ, इसलिए कहा था पिछले लेक्चर क्लियर होने चाहिए। E2/E1 ये सब सिखाया है ना बहुत डिटेल से, E2/E1। ये रहा तुम्हारा E2, ये रहा तुम्हारा E1। इसको सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आएगा तुम्हारा 1/2 टेंजेंट थीटा। जो मर रहा हो मार देना, बाकी यही बचेगा, sin θ/cos θ इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। सही है, ये आ गया। इसको भी मैं साबित करा सकता हूं कि ये बिल्कुल सही हमने किया है। कैसे, समझो। अगर ये वाला पॉइंट गिराते गिराते मैं इधर ले आऊं, इस पॉइंट पे ले आऊं, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। या 0 पुट करो, टेंजेंट 0 क्या होता है, 0 होता है। टेंजेंट 0 क्या होता है, 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, आंसर इज 0। इसका मतलब टेंजेंट फाई 0 आ गया। वहां ले जाके 10 इनवर्स करेगा तो फाई आ रहा है 0 डिग्री। फाई क्या आ रहा है, 0 डिग्री। इसका मतलब ये जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इस लाइन पे चिपकी हुई होगी, और ये वाली लाइन तुम यहां गिरा चुके हो, तो इसका मतलब नेट फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी। फिर सुनो, जब तुम्हारा थीटा 0 हुआ तो फाई भी क्या आ रहा है, 0, और फाई जो एंगल है वो नेट या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एंगल है किसके साथ, इस लाइन के साथ। ये जो लाइन है R वाली, इसके साथ है। जब तुमने इस लाइन को यहां गिरा दिया, थीटा 0 हो गया, तो तुम्हारे पास फाई भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये भी इस लाइन के साथ चिपक गया आके, तो इसका मतलब ये भी ऐसे गिर गया। जब आपने अभी कैलकुलेट किया था, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो आ रही थी आपके पास। क्लियर है, समझ आई है। फिर देखो दोबारा, अब सोचो अगर मैं इस पॉइंट को इधर लेकर आ जाऊं, ऐसे घुमाते घुमाते इधर ले आऊं, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सोचो, फिर सोचो, अगर मैं इस लाइन को ऐसे करके इधर ले आऊं तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन ऐसे बढ़ते बढ़ते आएगी, थीटा बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा। जब यहां पुट करेगा 90 डिग्री, तो टेंजेंट 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इंटू हाफ कितना होता है, इन्फिनिटी। तो टेंजेंट फाई कितना आया, इन्फिनिटी। 10 इनवर्स इन्फिनिटी करोगे, फाई कितना आ रहा है, 90 डिग्री। फाई आ रहा है 90 डिग्री। गोया कि अगर ये पॉइंट यहां पर है तो फाई का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। फाई का वैल्यू 90 का मतलब क्या है कि ये जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये जो लाइन है ना R, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका नेट फील्ड एक्ट कर रहा है। देखो, जब ये लाइन ऐसे आ गई, सोचो 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 सोचो,
ये इक्वेटोरियल लाइन है। जब ये लाइन ऐसे आ गई, ये लाइन, ये आर वाली लाइन ऐसे आ गई, तो ये ई नेट इसके परपेंडिकुलर है। गोया कि ई नेट आपका ऐसे आ रहा है, ई नेट ऐसे आ रहा है। तो यही तो आया था आपके पास, यही तो था कि अगर ये आपका डायपोल मोमेंट है तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी वो ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट आती थी। तो ये जनरल फॉर्मूला है। फील आया? ये जो आखिर के अंदर 4-5 मिनट की बातें की है ना, ये आपको फील तब आएगा अगर आपने अपना ये जो पुराने कॉन्सेप्ट हैं ये सारे क्लियर किए हुए होंगे। ये जनरल फॉर्मूला था। फॉर्मूले हमें वही दो पता है जो हमारे बलूचिस्तान बोर्ड या सिंध बोर्ड की किताब में मेंशन है, एक्सियल वाला और इक्वेटोरियल वाला। उसकी मदद से हम जनरल फॉर्मूला कर सकते हैं। सर अगर ये किताब में नहीं मेंशन तो हम क्यों पढ़ रहे हैं फिर? इसलिए कि आपके पास जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो सारे बोर्ड्स की किताबें मिला के आपका क्वेश्चन पेपर फ्रेम करती हैं। इसलिए हमारी मजबूरी है, एप्टीट्यूड में हमें सब पढ़ना पड़ता है। मतलब ये चीज हम सब पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। ठीक है, क्लियर हो गई? समझ में आती है? इतने हिस्से को कॉपी कर लो, आगे चलते हैं और टॉर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ के लेक्चर को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। अब देखो मेरे बेटा, हमारे पास आखिर में एक छोटी सी चीज है समझने के लिए, टॉर्क ऑन डायपोल का कॉन्सेप्ट। वो क्या सीन है? मान लो मेरा बेटा यहां पे हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक बराबर फासले पर होती हैं, जिसके अंदर चार्ज को यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, एक बराबर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के ऊपर हमारा अगला लेक्चर रहेगा जिसमें बहुत डिटेल से इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब मान लो यहां पे मैंने कोई एक डायपोल रखा, डायपोल रखा ऐसे लाके, ऐसे लाके मैंने एक डायपोल रख दिया। बोला ठीक है सर, ये है इसका नेगेटिव क्यू, ये है इसका पॉजिटिव क्यू। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, तो ये है सरकार इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। बोला ठीक है सर, और मैंने माना हुआ है कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना है? डी के बराबर है। गोया कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कितना है मेरा बेटा हमारे पास? ये डिस्टेंस डी के बराबर है। बोला सही है सर, समझ में आती है। और यहां पे ये जो एंगल बना रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये जो एंगल बना रहा है ये थीटा एंगल है। ये थीटा एंगल है, कौन बना रहा है? डायपोल मोमेंट बना रहा है, और ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। बोला सही है सर, समझ में आती है। अगर मैं डी के दो कंपोनेंट्स करता हूं तो डी के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक ये वाला हो जाएगा डी कॉस थीटा, ये वाला भी थीटा ही डिस्टेंस होगा, थीटा ही एंगल होगा। बोला ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक डी साइन थीटा। ये थोड़ी सी ना डायग्राम मजेदार नहीं बनी, मैं डायग्राम दोबारा बना दूं जरा सी बड़ी करके। फिर से देखो, फिर से मेरे बच्चे, हमारे पास एक मान लो इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आजा भाई, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होती है? जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस एक बराबर डिस्टेंस पर होती हैं। बोला ठीक है सर। अब हमने ये देखना है कि अगर आपने यहां पे कोई डायपोल रखा है तो इसका क्या बिहेवियर रहेगा। चलिए सर बताएं क्या बिहेवियर रहेगा। यहां मान लो आपके पास एक चार्ज, यहां मान लो आपके पास एक चार्ज, इसको आपने कहा ये प्लस क्यू है, इसको आपने कहा ये आपके पास माइनस क्यू है। बोला ठीक है। सरकार अगर आपसे ये पूछेंगे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बताएं, तो ये होगी भाई डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, पी की ये डायरेक्शन है। बोला सही है सर। और ये आपके पास यहां पे थीटा है, किस किस के दरमियान में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पी के दरमियान में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से? यहां कोई पॉजिटिव चार्ज होंगे, यहां कोई नेगेटिव चार्ज होंगे, उसकी वजह से आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर आप देखोगे तो मेरा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो चार्ज रखा हुआ है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन डायपोल की नहीं है, ध्यान में रखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है उसकी है, यहां कोई नेगेटिव चार्ज है उसकी है। मान लो यहां कोई पॉजिटिव प्लेट है बड़ी सी, यहां कोई नेगेटिव प्लेट है बड़ी सी, उसकी है। ऐसा कैपेसिटर में होगा, प्लस प्लेट माइनस प्लेट। तो इस डायपोल पे क्या होगा? एक फोर्स लगेगी, और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। गोया इसके ऊपर क्यू ई फोर्स ऐसे लग रही होगी। बोला ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में फोर्स लगती है उल्टी सिम्त में। क्यों भाई? ये नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव साइड होगी, तो पॉजिटिव इसको अपने पास बुलाएगा। गोया ऐसे फोर्स लगेगी क्यू ई। बोला ठीक है सर। अब देखो, चूंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां है, वो यहां है, वो यहां है, वो यहां है, हर जगह एक बराबर है। तो गोया जितनी फोर्स इस पे आगे की तरफ लग रही है उतनी फोर्स इस पे पीछे की तरफ लग रही है। गोया के आप बोलोगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑन द डायपोल कितनी है? 0 है। नेट फोर्स ऑन द डायपोल कितनी है? 0 है। गोया अगर एक डायपोल को ऐसे रख देंगे तो डायपोल ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फोर्स डायपोल को अफेक्ट नहीं करेगी। अफेक्ट वो करेगी, आगे पीछे नहीं लेके जाएगी। तो सर अफेक्ट कैसे करेगी? इसे रोटेट कराएगी। क्यों? ये मान लो डायपोल है, एक फोर्स यहां लग रही है, एक फोर्स यहां ऐसे लग रही है, तो ये डायपोल ऐसे अपने आप को रोटेट करेगा। ऐसे था,
इधर वाली फोर्स आगे लेके जा रही है तो डायपोल अपने आप को ऐसे रोटेट करेगा। देखो ये डायपोल अपने आप को ऐसे रोटेट करेगा और ऐसे रोटेट करने के बाद ये डायपोल मियां ऐसे आ जाएंगे, ये प्लस साइड और ये माइनस साइड, ये हम कैपेसिटर में पढ़ेंगे। डायपोल ऐसे अपने आप को रोटेट कर लेगा और ये देख रहे हो ये पी ऐसे हो जाएगा। अब अपने लेक्चर कॉपी के बिल्कुल पहले सफे पे जाओ जो इस आज के लेक्चर के पहला सफा था। मैंने कहा था डायपोल मोमेंट क्या बताता है, ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल बताया था। ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल का मतलब अब सीख लो। ओरिएंटेशन ऑफ द डायपोल से मुराद ये होती है कि डायपोल एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में किस डायरेक्शन में ओरिएंट होना चाहता है। तो डायपोल ऐसे ओरिएंट होना चाहता है तो पी ये बताता है। पी क्या बताता है, पी क्या बताता है, डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये बताती है कि भाई डायपोल किस डायरेक्शन में अपने आप को बिछाना चाहता है, ओरिएंट करना चाहता है। क्लियर है, तो ऐसे ओरिएंट करना चाहता है। क्लियर है। और मेरे प्यारे बच्चे बुनियादी मैकेनिक्स के अंदर हमें याद है, क्या याद है कि अगर किसी बॉडी पर दो एक जैसी फोर्सेस लगे, मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट हो, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो वो कपल फॉर्म करती हैं जो कि टॉर्क प्रोड्यूस करता है, बॉडी को रोटेट करता है। तो ये कपल फॉर्म हो रहा है। देखो इधर फोर्स कितनी लग रही है, क्यू ई, इधर भी फोर्स कितनी लग रही है, क्यू ई, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक बराबर फोर्स है, मैग्नीट्यूड सेम है, क्यू ई, डायरेक्शन ऑपोजिट, ये यहां ये यहां, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये रहा, इसका लाइन ऑफ एक्शन जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट करे, तो ये इस लाइन के अलोंग कर रही है, ये इस लाइन के अलोंग कर रही है, तो ये इसको रोटेट करेगा। अब इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, अगर आपने वो टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क ड्यू टू कपल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी। यहां पे डी से क्या मुराद होती है, यहां पे डी से मुराद होती है कपल आर्म, जो आपने मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ है। ये क्या है, कपल आर्म। कपल आर्म क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस जो कि कपल कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। क्या मतलब सर, मान लो यहां पे मेरे पास एक बीम है जो कि ऐसे सेंटर के अबाउट में पिवेटर रोटेट कर सकती है ऐसे। यहां पे एक फोर्स लग रही है, यहां पे एक फोर्स लग रही है, ठीक है। इस फोर्स को भी F कह दिया, इस फोर्स को भी F कह दिया। बोला ठीक है सर, अगर मैं आपसे बोलूँ इनका लाइन ऑफ एक्शन बनाओ तो इनका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे 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 बनेगा जो कि यहाँ से पास होता हुआ जाएगा। इसका लाइन ऑफ एक्शन ऐसे बनेगा जो कि यहाँ से पास होता हुआ जाएगा। तो ये मेरा बेटा हमारे पास ये होता है D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज जो कि कपल फॉर्म कर रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है टॉर्क ड्यू टू कपल का F इंटू डी। अब यहाँ पे भी कपल बन रहा है तो आपने फॉर्मूला लिखना है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप मान लो कितना है, D के बराबर है। ये डिस्टेंस आपके पास आपने मान लिया कितना है, D है। अगर मैं D को रिजॉल्व करता हूँ, D के दो कंपोनेंट बन जाएंगे। एक D का ये कंपोनेंट है विच इज कॉस थीटा, एक D का ये कंपोनेंट है विच इज साइन थीटा। अगर आप गौर से देखो तो ये जो D साइन थीटा है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स। कैसे सर, देखो ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स, ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स के दरमियान में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये D साइन थीटा के बराबर है। तो आप बोलोगे टॉ इज इक्वल टू F इंटू डी। F कितना लग रहा है, QE के बराबर, और D कितना है, D से मुराद यहाँ ये चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस नहीं है, D ये वाला है, कपल आर्म है। कपल आर्म मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज दैट आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कपल। तो ये क्या बन गया भाई, D साइन थीटा बन गया। बोला सही है। और ये D क्या है, ये वाला डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अबे यहाँ पे D कपल आर्म था, यहाँ पे D वो डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ये जो मतलब ये D कपल आर्म है और ये D साइन थीटा यहाँ D के बराबर है। समझ भाई, ये D है, ये D साइन थीटा, ये D साइन थीटा तुम्हारा कपल आर्म है, तो कपल आर्म की जगह D साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, आगे चलो। अब अगर मुझे इस डायपोल का मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट लिखना है, तो इस डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू डी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। तो ये Q को जब D से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P, और ये हो गया आगे E, आगे आगे आपके पास साइन थीटा। बोला सही है, P इंटू ई साइन थीटा। अब इसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट की टर्म में लिखूंगा तो टॉ विल बी इक्वल टू P क्रॉस ऑफ E। ये बनेगा, टॉ विल बी इक्वल टू P क्रॉस ऑफ E। ये ध्यान में रखना है कि आप जब कभी भी किसी डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोड्यूस करोगे तो नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होगा, लेकिन वो डायपोल रोटेट करेगा और अपने आप को अलाइन करेगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, इसको कहते हैं टॉर्क प्रोड्यूसिंग डायपोल। अब अगर आपसे यहां टॉर्क की वैल्यू पूछी जाएगी तो आप टॉर्क की वैल्यू बता सकते हो, क्या मसला है। आपको ये वैल्यूज अगर मैं दे दूं, भाई मैं कह दूं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मान लो 10 न्यूटन पर कूलम है, मैं कह दूं चार्ज आपने रखा हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम मिसाल के तौर पे, और मैं आपको कह दूं डिस्टेंस जो है वो लेट से 1 नैनोमीटर है, और जो डायपोल है, डायपोल मोमेंट जो है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टॉर्क कैलकुलेट करो, कर लोगे। भाई मैंने कहा चार्ज की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ कूलम, मैंने कहा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 10 न्यूटन पर कूलम है, मैंने कहा जो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है
वो आपके पास मान लो मैंने कह दिया 10 नैनोमीटर है, और मैंने कहा जो डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल फॉर्म कर रही है वो मान लो 30 डिग्री है। जरा टॉर्क तो निकाल दो, टॉर्क निकाल लोगे, क्यू ई डी साइन थीटा, क्यू ये रहा, ई ये रहा और डी ये रहा, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। वैल्यू पुट करना, आंसर आएगा। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर होती है। तो मेरे बच्चे ये हमारे पास था लेक्चर नंबर 9, जिसमें हमने डाइपोल का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल से डिस्कस किया, हर चीज पढ़ी अच्छे से, ठीक है। अगले लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस क्या होती हैं, उनके सवालात कैसे बनते हैं, और फ्लक्स का थोड़ा सा फ्लेवर देंगे।